बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबू ज़र मौसम। आप सबको गुड मॉर्निंग। सिमल आपको गुड मॉर्निंग। और आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसी हवाले से यकीन दहानी करानी चाहिए तमाम हुकूमतों को कि वो कोशिश करेंगे कि तमाम अफराद को बेहतर और मतवाज़न ग़ज़ा ज़रूर मिले। बिल्कुल, खुराक की किल्लत की वजह से हम सब जानते हैं कि कितने प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, वो चाहे बच्चों में हो, ख़ातीन में हो, बड़ों में हो। और यही वो मेल न्यूट्रिशन है जिसका जिक्र किया जाता है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन अमल दरामद उस तरह से नहीं किया जाता। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में अवेयरनेस देना है कि आपकी बॉडी की न्यूट्रिशंस, आपकी बॉडी में खुराक की इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन वहीं पर जब ऐसी कंट्रीज हों जहां पर खुराक अवेलेबल ही ना हो, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का शुमार भी अब उन कंट्रीज में होना शुरू हो गया है जहां पर एक बड़ी तादाद लोगों की रात में खाए बगैर सो जाती है। इस कदर गुर्बत का आलम है। या मुख्तलिफ जगहों पर आप थर चोलिस्तान वाली साइड पर चले जाएं तो आप देखिए कि बच्चों की वहां पर सूरत हाल क्या है। मदर्स जिन्होंने बच्चे पैदा करने हैं, मतलब प्रेग्नेंट खवातीन किस कदर मुतासर होती हैं इससे, इसीलिए हमारी फर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है। खुराक की कमी की वजह से अबूज़र शुगर और दिल के अमराज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से मसाइल हैं। पाकिस्तान की 21 करोड़ आबादी में 5 करोड़ अफराद वो हैं जिनको रोजाना की बुनियाद पर एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, और ये है वो परेशानी का आलम। और इसके साथ साथ 70% अफराद पाकिस्तान में वो रहते हैं जो कि सिर्फ अपनी खुराक को पूरा करने के लिए अपनी आमदन लगा देते हैं। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में इस चीज़ के लिए भी काम बहुत ज़रूरी है, पूरी दुनिया में भी इसीलिए ये चीज़ की अहमियत है। तो इसके लिए आज इसके लिए आलमी दिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ आज के दिन की इंपॉर्टेंस के हवाले से भी बात कर लेते हैं जी। आज पीडीएम का जलसा होने जा रहा है गुजरांवाला में। गुजरांवाला में पंडाल सज चुका है। लोग कल रात को भी वहाँ पर एक मिनी जलसा सा काफी लोग थे, तैयारियां चल रही हैं वहाँ पर। और अब देखते हैं कि आज किस तरह से पावर शो कर सकेंगी ऑपोजिशन की ये तमाम जमातें जो कहती हैं कि ये जलसा रेफरेंडम होगा या नहीं, ये आज वाज़ेह हो जाएगा। इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ है, शामिल करेंगे, लेकिन टॉप स्टोरीज के बाद। ओमाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प, 7 FC एहलकार और 7 सिक्योरिटी गार्ड शहीद। दूसरी तरफ बारूदी सुरंग धमाके में कैप्टन और 5 जवान शहीद हो गए। आज होगा ऑपोजिशन का बड़ा पावर शो। गुजरांवाला में पंडाल सज गया। ऑपोजिशन जिन्ना स्टेडियम में हुकूमत को चार्ज करेगी। मरियम, मौलाना फजल रहमान और बिलावल खताब करेंगे। फजल रहमान और मरियम नवाज लाहौर से गुजरांवाला पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो लाला मूसा से क़यादत करेंगे। किसी बच्चे के साथ ज्यादती हो या किसी का बच्चा गुम हो जाए, अब शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है सिर्फ एक ऐप पर। जैनब के वालिद ने जैनब अलर्ट ऐप का इफ्तिताह कर दिया। विभागीय वज़ीर इंसानी हुकूक शरीम मज़ारी ने कहा कि शिकायत पर कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आने में मजबूर होंगे। टाइगर फोर्स के रज़ाकार अपने मुतालिबात के हक के लिए सड़कों पर आ गए। टाइगर फोर्स के मसाइल और मुतालिबात क्या हैं, करेंगे इस पर बात। और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खां की 59वीं बरसी आज मनाई जा रही है। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इंतहाई अफसोसनाक खबर का, जो कल रात ISPR की जानिब से कंफर्म कर दी गई कि बलूचिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान 2 मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दों का हमला हुआ, जिसमें एक कैप्टन समेत 20 एहलकार शहीद हो गए। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक ये हमला। एक बार फिर पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया गया, एक बार फिर पाकिस्तान के अमन पर हमला किया गया है। दुश्मनों का ये वार है जो कि पाकिस्तान में अमन नहीं देख सकता, और इसीलिए ये हमले किए जाते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से मज़ीद सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ाई जाए। दहशतगर्दों के दरमियान जो झड़प हुई है उसमें 7 FC एहलकार और 7 सिक्योरिटी गार्ड्स शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दुश्मनों ने गवादर से कराची जाते हुए OGDCL के काफिले पर हमला किया, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज और OGDCL के मुलाजमीन के इलाके से बाहिफाजत इनखला को यकीनी बनाया गया। शहीद होने वालों में सूबेदार आबिद हुसैन का ताल्लुक लिया से था। ISPR के मुताबिक शोहदा में सिब्बी के नायक मोहम्मद अनवर शहीद, DG खां के लांस नायक इफ्तिखार अहमद शहीद, सिपाही मोहम्मद नदीम, मोहम्मद वारिस, लांस नायक अब्दुल लतीफ़ शामिल हैं। इसके अलावा शोहदा में सिपाही इमरान खान शहीद, हवलदार रिटायर्ड समंदर खान शहीद और शहीद मोहम्मद फवादुल्लाह का ताल्लुक लकी मुरव्वत से है। ISPR के मुताबिक DI खान से अताउल्लाह,
टानक से वारिस खान, कोहाट के अब्दुल नाफे, बनू के अब्दुल हुसैन और कोहाट के शाकिर उल्लाह ने भी जाम शहादत नोश की है। जबकि शुमाली वजीरिस्तान में वहाँ के बारूदी सुरंग में धमाका हुआ, जहाँ से एक अफसर और 5 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 24 साल कैप्टन उमर फारूक, 37 साल नायब सूबेदार और रियाज अहमद, 44 साल नायब सूबेदार शकील आज़ाद, 36 साल हवालदार यूनिस खान, 37 साल नायक मोहम्मद नदीम और 30 साल लांस नायक असमतुल्लाह शामिल हैं। तो इंतहाई अफसोस के साथ ये चूँकि हम लोग देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में इस पर बात भी हो रही है कि फिर एक बार फिर हमला किया गया। जो है दुश्मनों ने देखा कि यहाँ पाकिस्तान में तो अमन चल रहा है, कुछ मसले नहीं आ रहे, तो फिर वाक़या निकालते हैं, कोई मौका ऐसा निकालते हैं और हमला किया जाता है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक मजबूत कौम है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भरपूर तरीके से इसका जवाब करेगा। और इस तरह के साजिशें और इस तरह के हमले कहीं भी हमारा हौसला पस्त नहीं कर सकते। ये कुर्बानियाँ जो हमारे जवान देते हैं, इसी से हमारी कौम मजबूत होती है। और हमारे यहाँ दुश्मनों सुन लो कि शोहदा का रुतबा बहुत बुलंद होता है, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात मजीद बुलंद करे और उनकी इस कुर्बानियों को कभी रायगा नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान ता क़यामत सलामत रहेगा इंशाअल्लाह। आमीन। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज पहलवानों के शहर में दंगल सजेगा और तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। ऑपोजिशन जो जमातें हैं वो जना स्टेडियम में हुकूमत को आज चार्जशीट करेंगी। मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो आज जलसे में खताब करेंगे। बिल्कुल भरपूर जलसा होगा, तैयारियां भी इसके लिए कर ली गई हैं और अब देखते हैं कि जलसा कैसा होगा, क्योंकि तमाम पाकिस्तान अब इसी नज़र इसी पर हैं। बिलावल भुट्टो के हवाले से अगर बात करें तो वो लाला मूसा से काफिले की क़यादत करेंगे। मरियम नवाज लाहौर से जाएंगी और अगर बात की जाए वफाकी हुकूमत की तो वहाँ से भी जवाब आते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबरी फराज ने कहा कि जना स्टेडियम भर कर दिखा दें, तो नून लीग ने उनका चैलेंज भी कबूल कर लिया है। बिल्कुल चैलेंज ये कबूल कर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने कल कहा था कि जगह जगह पर रैली से खताब करने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ जना स्टेडियम के अंदर ही ये जलसा किया जाएगा। कुछ मशरूत 20 से 22 पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने जारी किए, जिसमें से पॉइंट नंबर 17 पर मुझे हाईली आई हैड माई रिजर्वेशंस और मैं वो शायद अभी डिस्कस भी ना करना चाहूँ, लेकिन मैं वो पॉइंट पढ़ के हंस पड़ी कि ये भी लिखने की क्या ज़रूरत थी। उस पॉइंट के अंदर जो है ना वो वाज़े तौर पर किया गया है कि इस जलसे में अल्कोहल अलाउड नहीं होगी, टबैको यूज़ करने की इजाज़त नहीं होगी और इस किस्म की चीज़ें। एनीवेज जी, ये मनाजर आप देख रहे हैं कल रात के, और कल रात से ही लीगी रहनुमा जो हैं वो उनकी तैयारियाँ और स्पीडें जो हैं वो देखने में आ रही हैं। इस पर हम बात भी करेंगे और डिस्कशन का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे। पहले हम अपने स्टूडियो गेस्ट की तरफ चलते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करेंगे और रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आसिम शौकत भट्ट साहब। उन्हें हम खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। जी अबूज़र, अब हम चलते हैं ज़रा। और इनके साथ साथ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो हमारे साथ मौजूद हैं, तो नून लीग से हमें ज्वाइन करेंगे डिविजनल इंफो सेक्रेटरी हैं खुर्रम मुश्ताक साहब। उनसे भी हम बात करेंगे कि इस तरह से तैयारियां चल रही हैं। तो सबसे पहले तो हम पूछ लेते हैं आसिम साहब से कि जी बताएं, तैयारियां तो नून लीग कह रहे हैं कि जी भरपूर कर ली गई हैं। 28 ने कहा थी जो SOP जारी किएंगे उसमें 17 का तो जिक्र कर दिया सिमल ने। आप बताएं। मुझे हंसी आ रही थी कल रात को। इसके अलावा एक और भी है कि 6-6 फीट का फासला रखना है हर जलसे में शरीक कारकुन ने, कि ये चीजें पॉसिबल हो जाती हैं आपको लग रहा है या सिर्फ ऐसे ही है जस्ट टू फिल द पेपर? अच्छा, मेरा ख्याल है अगर हम कैंडिडेटली गुफ्तगू करें तो ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं जो ज़िले की सतह पर आपकी इंतज़ामिया देख रही होती है। हुकूमत ने इजाज़त देनी थी, वो दे दी। अब ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो इस जलसे को अमन व अमान से खैर वाफियत से कंडक्ट करवाएं और उसके अंदर वो जो SOPs बना सकते हैं अब के मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक वो बनाएं। अब जलसे जुलूस का एक बड़ा वाइब्रेंट सा माहौल होता है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये इस किस्म के ये जो पाबंदियां हैं ये मुमकिन नहीं होती। ठीक है आज़िम साहब, आपकी तरफ हम आएंगे कि इस किस्म की पाबंदियां मुमकिन नहीं होती, लेकिन इंतज़ामिया जो वहाँ पर जलसा कंडक्ट करा रही है और पीपल्स पार्टी को होस्ट कर रही है, JUIFA को होस्ट कर रही है, वो मुस्लिम लीग नवाज, और मुस्लिम लीग नवाज की ऑन ग्राउंड तैयारियाँ कैसी हैं इस पर हम बात करेंगे खुर्रम साहब से। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, खैरियत से? तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? अभी जलसा गाह में आने लोगों के आमद का सिलसिला तो शुरू हो जाएगा, क्या तैयारियां की गई हैं? जी, जलसा गाह की तो ये सूरत हाल है कि आप लोग सोशल मीडिया पे सारी रात से खा रहा है कि जलसा तो कल शाम से स्टार्ट हो गया था
जब हमने वहां स्टेज लगाना शुरू किया तो 5 से 7 हजार लोग उस वक्त जलसागाह के अंदर आ गए, जो ढोल की थाप पर नाच रहे थे और वो अपनी कायदीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारी लीडरशिप इस वक्त जलसागाह के इंतजाम करने गई, उनको लोगों ने घेरे में ले लिया, नारेबाजी की और वो इंतजार कर रहे हैं आज का कि जब मरियम नवाज और दूसरी पीडीएम की क़यादत जलसागाह में पहुंचेगी। और जहां तक ये इंतजाम का हमारे एंड पर है, तो वो हमने तो अपनी तरफ से इंतजाम मुकम्मल कर लिए, लेकिन इंतजामिया अपनी तमाम तर वादों और ये SOPs और एग्रीमेंट के बावजूद अभी तक रियासती जबर इस्तेमाल कर रही है। रात की आफजाबाद में हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। मंडी बाउद्दीन से हमारे डिवीजनल नायब सदर शफकत गुंदल हैं, ex-MPA भी हैं जी। उन्हें वो इस वक्त भी हिरासत में है। कंटेनर्स लगा के कोटला अरबाब अली खान, जहाँ से हमारे डिवीजनल प्रेसिडेंट हैं अवध रजा कोटला साहब, उनके पूरे गांव को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है कंटेनर। खुरम साहब, ये हमने देखा 2 से 3 दिन हो चुके हैं, ये मामला चल रहा है। खुरम साहब, ये मामला चल रहा है, 2 से 3 दिन हो गए हैं, गिरफ्तारियों के हवाले से बात की जा रही है, बैनर्स भी उतारे जा रहे हैं, SOPs पर साइन भी कर लिए दोनों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और इसके साथ साथ आपकी PDM के प्लेटफॉर्म से भी। मामला जो जब गिरफ्तारी होती है तो क्या FIR में क्या दर्ज किया जाता है? अभी भी वही चीज चल रही है कि कोरोना की SOP की खिलाफ वर्जी की जा रही है? सर, ये 2 तरह से ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। कुछ इन्होंने FIR दी है एनोनिमस लोगों के, 200 लोगों के ऊपर। तो जिसको पकड़ लेते हैं, जो एक्टिविस्ट होता है या जो हमारा मोबिलाइजर्स हैं, चेयरमैन हैं, या उनको पकड़ के उसमें अंदर कर देते हैं। कुछ लोगों को 16 MPU के तहत, यानी जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर होता है, उसमें अरेस्ट करते हैं। तो ये जी। तो अब कोई प्लानिंग है? गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम ये जलसा जुलूस रोकने के लिए नहीं कर रहे, हमने तो बाकायदा परमिशन दे दी है, जो कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी करेगा उन्हें पकड़ लेंगे। बड़ी मजेदार कहानी है कि ये हमने 4 दफा इसकी एप्लीकेशन दी, तो ये कल सुबह कहना चाहिए, यानी सारा दिन सारी रात लोग बैठे रहे वहां पर, और सुबह 5 बजे के करीब इन्होंने ये इजाजतनामा में दिया। वो भी इन्होंने उस वक्त दिया जब हम आखिरी एट द निक ऑफ टाइम हमने ये डिसीजन कर लिया कि अगर ये इजाजत नहीं देते तो हम GT रोड पे जलसा करके। बिल्कुल ठीक। अच्छा खुरम साहब, भूल गए, फिर इनके हाथ पांव फूले, फिर इन्होंने जो है वो सुबह 5 बजे के करीब हमें इजाजतनामा दिया ताकि इनके पास माल का ये बात तो हो गई। और ये मनाजर तो हम देख भी रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से जो फुटेजेस आ रही हैं, कहीं दफातर को ताले लगाए गए, कहीं तोड़फोड़ भी की गई। ये कहिएगा, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, हर कोई पूछ रहा है, SOP के तहत जलसा कैसे करेंगे आप लोग? क्या लोग 6-6 फीट के फासले पर होंगे, या मेक श्योर किया जाएगा कि उन्होंने मास्क पहना हो, क्योंकि कोविड-19 के केसेस फिर से राइज करना शुरू हो गए? अच्छा देखिए, बात यह है कि इसमें दो एक पहली तो बात यह है कि हम अपने तमाम कारकुनान को और जो हमारे लीडरशिप है, सबने हिदायत जारी की हैं कि लोग मास्क भी पहने, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करें और जिस हद तक एहतियात मुमकिन है करें। लेकिन आया क्या ये सारी एहतियात और ये सारा जो मामलात हैं, ये सिर्फ अपोजिशन के जलसे के लिए ही हैं? अभी 3 दिन पहले लियाकत बाग में एक जलसा किया PTI के लोग। ठीक है, मतलब कोशिश की जाएगी ऑब्वियसली। अब इस तरह स्ट्रिक्टली तो पॉसिबल भी नहीं है, हुकूमत को भी पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है। खुरम साहब साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त गुजरांवाला में आपकी तरफ से इंतजाम तो पूरे हैं, लेकिन हम अपने नुमाइंदे इस वक्त राना जाहिर से पूछ लेते हैं कि वो क्या देख रहे हैं सिक्योरिटी की सिचुएशन और इसके अलावा जो इंतजाम हैं। राना जाहिर बताइएगा, आपसे हमने 2 से 3 दिन हो चुके हैं, ये चीज़ें पूछ रहे हैं, सिक्योरिटी, इंतजाम, SOPs, अब आज फाइनल डे है, क्या नजर आ रहा है आपको? हाँ जी बिल्कुल, पहले शहर गुजरांवाला में आज PDM अपना पहला पावर शो करने जा रही है, तो इस हवाले से गुज़िश्ता रोज से ही तैयारियां का जो सिलसिला है वो जारी है। और गुज़िश्ता रोज से ही मुल्क भर के जो मुख्तलिफ जो शहर हैं उनके जो कारकुनान की जो आमद का सिलसिला भी जारी है, और जो तैयारियां हैं वो अपने आखिरी मराहल में पहुंच चुकी हैं। अगर यहाँ पर जलसे में शिरकत करने के हवाले से आने वाले कायदीन के शेड्यूल के हवाले से बात करें तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़िश्ता रोज से ही लाला मूसा पहुंच चुके हैं। आज बहुत बड़े काफिले की क़यादत के हमरा वो जलसा गाह में पहुंचेंगे। इसी तरह मरियम नवाज और जो है मौलाना फजलुर रहमान, वो भी बड़े बड़े काफिलों की क़यादत करते हुए लाहौर से
जलसागाह पर पहुंचेगी। इस हवाले से जो कारकुनान है वो काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और अभी पहलवानों के शहर गुजरांवाला के जो पहलवान है उन्होंने जिन्ना स्टेडियम में एंट्री दी है अपनी रवायती अंदाज के साथ। अच्छा मुझे ये बताएं राना जाहिद, ये तो हम सारा दिन कवर करते रहेंगे कौन और बात भी कर रहे हैं इस पर कौन कहां से कितने बजे निकलेगा। फिलहाल ग्राउंड की सिचुएशन बताएं, कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं, इंतजामात मुकम्मल हुए या नहीं, और जिन्ना स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी है? हाँ जी बिल्कुल, अगर इंतजामात के हवाले से बात करें तो गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में जो 30 से 35 हज़ार अफराद के बैठने की गुंजाइश है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज की जो मुंतज़मीन थे उनकी जानब से ये कहा गया था कि ग्राउंड के अंदर 10,000 कुर्सियाँ लगाई जाएंगी, लेकिन अभी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं वो SOPs के जो अहकामात के मुताबिक लगाई जा रही हैं और इनमें जो कुर्सियों में समाजी फासले पर अमल दरामद किया जा रहा है और 3 से 5 फुट के फासले अभी तो सिर्फ प्लेसमेंट की है, डिस्टेंस के ऊपर प्लेसमेंट की है, बाद में जब रश होगा तो वो डिस्टेंस अब देखना होगा कि वो खत्म होता है या नहीं। राना जाहिद आपका बहुत शुक्रिया जी, हम वक्तन वक्तन आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, वहां से आप हमारे साथ मौजूद थे और हम पीछे देख भी सकते हैं कि कुछ बॉब वायर्स भी लगी हुई हैं और कुर्सियां भी लगी हुई हैं। आसिम शौकत साहब क्या कहेंगे आप? खुर्रम साहब काफी नाराज नजर आ रहे थे और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ जगहों पर वो ये बातें कर रहे हैं कि पकड़ धकड़ का सिलसिला खत्म नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? अच्छा, मेरा ख्याल है ये कोई एग्जैजरेटेड वर्जन है। एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न, गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर कि अगर आप कानून को अपने हाथ में नहीं लेते, अमनो आमा की सूरत हाल को खराब नहीं करते हैं, तो वी आर वेरी क्लियर कि दिस इज योर पॉलिटिकल राइट, दिस इज योर डेमोक्रेटिक राइट। आप जलसा जुलूस रैली निकालना चाहते हैं, आप जाएं, आपको एक सेफ पैसेज दिया जाएगा वहां जाने के लिए। हर रास्ता, चूंकि दहशतगर्दी के खतरात मौजूद हैं, रिपोर्ट्स मौजूद हैं, हर रास्ता नहीं खोला जाएगा, छोटे छोटे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन जो रास्ता इंतजामिया के साथ तय किया जाएगा वो उन्हें दिया जाएगा और जो SOPs के मुताबिक काम होगा उसके ऊपर कोई पकड़ धकड़ नहीं है। गवर्नमेंट वांट्स टू आंसर देम पॉलिटिकली, गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ये कोई इंतजामी सतह पर, जिले की सतह पर हो रही हैं और अभी भी 2 से 3 दिन हो चुके हैं ये गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। आसिम साहब हमारे साथ इस वक्त कमल लियाकत साहबा मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं, MP हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं इस वक्त की सिचुएशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम कमल लियाकत साहबा। कमल साहब, आसिम शौकत साहब ने हमें बताया कि जी पॉलिटिकली गवर्नमेंट जवाब देगी, लेकिन आपकी तरफ से बहुत सी शिकायत आई, सोशल मीडिया पर भी बहुत से देखा, टीवी स्क्रीन पर भी देखा कि गिरफ्तारियां, इसके साथ छापे और दीगर मसाइल पैदा किए गए। अब की सिचुएशन बेहतर हुई है या अभी भी गवर्नमेंट की वही ये आपको नजर आ रहा है रविश जारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि गवर्नमेंट की बुखलाहट का ये आलम है कि ना सिर्फ मर्द कारकुन बल्कि खवातीन कारकुनों के घरों में भी बाकायदा छापे मारे जा रहे हैं। हमारी मेरे समेत हमारे दीगर MCS जो खवातीन है उनके घरों में भी पुलिस कभी सफेद कपड़ों में और कभी यूनिफॉर्म में आ रही है और सारी डिटेल ले रही है। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ये लोग बुखलाहट का शिकार है, ये लोग डर चुके हैं, हुकूमत की टांगे कांप रही है और क्योंकि नजर आ रहा है इन्हें अपनी सारी की सारी वो जो काली करतूतें जिसे मैं कहूंगी, जो इस मुल्क का जो इन्होंने हाल कर दिया, जो बेरोजगारी के मारे हुए लोग जो है वो मुंतज़िर थे इस तरह की एक्टिविटी के। वो सही। अच्छा कमल साहब, आपकी पहली बात का जवाब हम ले लेते हैं। PTI की तर्जुमानी कर रहे हैं आसिम शौकत साहब जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी आसिम साहब, वो कह रही है हुकूमत डर गई है, घबरा गई है, टांगे कांप रही है हुकूमत की और बौखलाहट में ये तमाम इक़दाम किया गया। अच्छा, पहली बात तो ये कि हुकूमत ने क्या बौखलाना और क्या डरना है, मैं इनके ऑब्जेक्टिव्स पर आता हूँ। लेकिन देखें, वो इंग्लिश की एक सेइंग होती है, द बेस्ट वे टू नो द फ्यूचर इज टू लर्न फ्रॉम द पास्ट। माजी में चंद दिन पहले आपने देखा कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो नैब के दफ्तर बुलाई गई थी और वहां किस तरह गाड़ियों में भर भर के पत्थरों के थैले लाए गए थे और जो आपकी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज थी उन पर पथराव किया गया और जो आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस थे उनके ऊपर पथराव किया गया और उसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आया लीडरशिप की तरफ से हमारे पुलिस के अगेंस्ट और बड़ी बाजपुस हुई। अब पुलिस जो है और इंतजामिया जो है वो बड़ी कॉन्शियस है, चूंकि मुस्लिम लीग नून की अनफॉर्चुनेटली एक हिस्ट्री है कि ये इंस्टीट्यूशंस पर अटैक कर देते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे नैब का दफ्तर हो। नहीं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ इंस्टीट्यूशंस पे अटैक नहीं करता। मतलब इस्लामाबाद में डी चौक के धरने में क्या, डी चौक में धरना देना इज समथिंग एल्स, किसी इंस्टीट्यूशन पर अटैक करना। जब आप ही के मुजाहिदीन PTV के दफ्तर में घुस गए थे, पार्लियामेंट के बाद भी डिसऑन किया था और वो हम अकेले नहीं थे। मैं तो ये बता रहा हूं कि जो मोहतरमा बात कर रही हैं,
हुकूमत का इससे लेना देना कोई नहीं है, ये एक इंतजामी प्रोसीजर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं। चूंकि इनके अंदर टेंडेंसी है वायलेंट होने की, चूंकि इनके अंदर टेंडेंसी है कानून शिकनी की, लेकिन पहली गिरफ्तारी फिर क्यों कर लेगी? पहली गिरफ्तारी नहीं, जहां उन्हें रिपोर्ट मिलती है। अब देखें ये जो पत्थर इकट्ठे होकर नैब के दफ्तर आए थे, आपका क्या ख्याल है? वो नैब के दफ्तर के बाहर तो इकट्ठे नहीं हुए थे, वो जो शॉपर्स में भर के आए थे, कहीं ना कहीं पहले ही तैयारी हुई थी ना। मैं सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए वो तस्वीर भी याद करा दूं कि एक सरकारी गाड़ी की तस्वीर और वीडियो भी मंजर आम पर आई थी, जिसके पीछे भर भर के शॉपर गाड़ी में पड़े थे। बट मैं चाहूंगी कि कंवल यादव साहिबा इस पर जवाब दें, क्योंकि ये तो पार्टीज, ये रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी की किसी भी पार्टी से, मतलब कारकुनों को कंट्रोल करना ऑब्वियसली लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स में ये नहीं होता कि लीडरशिप को गिरफ्तारी कर लिया जाए जब एक तरफ आप खुली इजाजत दे रहे हो। कंवल यादव साहिबा, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दैट? खदशा हो कि इंस्टिगेशन इन्वॉल्व है या कहीं पर कोई गलत तरगीब दी जा रही है, तो वहां पर इंतजामिया तो हरकत में आएगी। जी कंवल साहिबा, ख्वाहिशात का इजहार कर रहे, दरअसल ये वही लोग हैं जो लाकानूनियत की खुद जो है वो हदें पार करते रहे, ये वही लोग हैं जो पीटीवी पे हमला करते रहे, ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे का मजाक बनाते रहे, ये वही लोग हैं जो कि बिलों को फाड़ के और जला के कहते थे कि सिविल नाफरमानी की तरफ आए। ये आज किस मुंह से ये लोग जो है हमें ऐसी बातें कर रहे हैं? और मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ कारकुनों का जलसा नहीं होगा, आप मेरी बात कहीं लिख छोड़े, ये आम आवाम का जलसा होगा, ये आम आदमी की आवाज होगा, जिसके पेट में भूख के मारे, जिसके बच्चे को नींद नहीं आती, ये उस शख्स का जलसा। कंवल साहिबा, आप समझती हैं कि एक बहुत बड़ा पावर शो करने जा रही है आज पीडीएम? इंशाल्लाह आपको ये पावर शो जो अवाम का पावर शो होगा, जिन्हें दवाइयों की कीमतें 500% बढ़ जाने का दुख है, तो फिर तो सीट्स का गिनती होनी नहीं चाहिए, फिर तो स्टेडियम और सड़कें भरनी चाहिए आज, तो फिर ये नजर आना चाहिए अगर आप ये कह रही हैं तो। जी सॉरी, मैंने कहा अगर ऐसा मामला है कि आवाम में बाहर निकलेगी तो फिर तो सीट्स और गुंजाइश की बात ही नहीं चाहिए, फिर तो सड़कों पे लोग ही लोग नजर आने चाहिए। फिर आज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज के जलसे में कोई सीटों की बात नहीं है, आज के जलसे में गिनती की भी बात नहीं है, क्योंकि आज पूरा पंजाब निकलेगा, आज पूरा पंजाब निकलेगा और इन हुक्मरानों को ये दिखाएगा कि तुमने 2 साल में अपनी नालायकी, अपनी नाअहली की वजह से कितने लोगों को दुखी कर रखा है। ठीक है, जिन्हें अद्वियात नहीं मिलती, वो लोग जिन्हें आटा नहीं मिलता। बिल्कुल सही कंवल यादव साहिबा, लेकिन यहाँ पर आवाम से अगर आप राय लें तो कुछ बड़ी परसेंटेज ये भी है जो समझती है कि पीडीएम को भी ऑपोजिशन जमातें शायद अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, आवाम की नुमाइंदगी नहीं की जा रही, और गवर्नमेंट की नाअहली या नालायकी जिसका जिक्र आप कर रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आवाम तंग तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट आवाम का ऑपोजिशन के ऊपर भी है। देखिए, बात सुने, आवाम की राय का मैं एहतराम करती हूँ, बेशक हर शख्स में कमी बेशी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, नकारा है अवाम, नकारा है खुदा होता है। आप सड़क पे खड़ी हो जाएं और किसी से भी पूछे कि आप कितने % लोग जो है वो इस गवर्नमेंट से खुश हैं, कितने % लोग बुज़दार हुकूमत से खुश हैं, कितने % लोग इमरान खान न्याजी की पॉलिसियों से खुश हैं, तो आपको दूध का दूध और पानी जी आज के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि लोग बाहर निकलें और ये दिखाएं, मीडिया में भी नजर आ जाएगा, पूरी दुनिया में भी नजर आएगा इसके थ्रू, और इसके साथ साथ आवाम भी देखेगी कि वाकई लोग खुश हैं या परेशान हैं, और अगर परेशान हैं तो कितने परेशान हैं कि सड़कों पर आएंगे, हमको सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कंवल यादव साहब, आप हमारे साथ मौजूद। और इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, पीएमएलएन से कंवल याकत साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब से रैलीज की सूरत में कारकुन जो है वो गुजरांवाला पहुंच रहे हैं, और उन्होंने कहा कि काउंटिंग की तो बात ही नहीं है, आप देखेंगी कि आवाम का एक समंदर आएगा। व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल में लोग तो होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जेयूआई है, और इसके अलावा दीगर पार्टीज भी हैं, तो बड़ा एक इज्तिमा तो होने जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, जलसा तो होगा बड़ा। लेकिन अब बात आती है इम्पैक्ट्स की, एनीवेज वो बात की बात है, लेकिन अभी हम देखते हैं तैयारियाँ ऑब्वियसली कैसी हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है। लाहौर में उस्मान खान हमें ज्वाइन करेंगे और वो बताएंगे मौलाना फजल रहमान का प्लान क्या है गुजराना पहुंचने का, और इसके साथ साथ मुल्तान से हमें बताएंगे मोहम्मद जुनैद कि वहाँ से किस तरह से जो लीडरान हैं, पार्टीज़ हैं, वो किस तरह से निकल रही हैं। तो उस्मान खान से पहले हम पूछ लेते हैं। उस्मान खान, मौलाना साहब जिन्होंने इनिशिएटिव दिया पीडीएम का, आज उसके तहत पहला बड़ा जलसा होने जा रहा है, तो क्या प्लान है मौलाना का गुजराना पहुँचने का? शुक्रिया। आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जरिए तमाम पहला बाज़ाब्ता जलसा होने जा रहा है गुजरांवाला में, और इस जलसे के अगर हम शेड्यूल की बात करें तो जेयूआई के सरबराह और पीडीएम के सदर मौलाना फजल रहमान गुज़िश्ता रात ही लाहौर पहुंचे हैं।
लाहौर में उन्होंने रात का क़याम किया है और जब वो सुबह उठेंगे तो यहाँ से जामिया अशरफिया मुस्लिम टाउन जाएंगे, जहाँ पर जामिया अशरफिया के मुफ्ती मौलाना फजल रहीम अशरफी की दावत पर वो नमाज जुमा वहाँ पर पढ़ाएंगे। कारकुनान को, जो लाहौर रीजन के कारकुनान है, ओकाड़ा, शेखुपुरा, कसूर, उनको भी मुस्लिम टाउन पहुंचने की हिदायत की है। इससे कबल पार्टी रहनुमाओं ने इसकी तैयारियां भी तेज कर दी थी। मौलाना फजल रहमान मुस्लिम टाउन से यानी बाज़ाब्ता तौर पर जो आज का काफिला है इसकी क़यादत करते हुए यहाँ से रवाना होंगे, जबकि इस काफिले की अगर हम बात करें तो मौलाना फजल रहमान के साथ पार्टी के जो दीगर रहनुमा होंगे वो भी इस काफिले में उनके हमरा मौजूद होंगे। अच्छा उस्मान, ये बताइएगा कि क्या ये काफिला डायरेक्ट गुजरांवाला जाकर ही रुकेगा या JUIFA की कोई प्लानिंग है कि रास्ते में रैलीज इकट्ठी होंगी तो मुख्तलिफ स्पॉट्स पर शायद वो खिताब भी करें, कुछ ऐसा प्लान है? जी बिल्कुल इस तरह का ही प्लान है, क्योंकि मौलाना साहब जब यहाँ से रवाना होंगे तो मरकज़ी जमात अहले हदीस जो है रावी रोड पर वो उनका इस्तकबाल करेंगे, वहाँ से उनका काफिला इनके साथ शामिल होगा, फिर शादरा मोड़ पर इनका इस्तकबाल होगा और इसी तरह रस्ते के मुख्तलिफ मुकामात पर इनके इस्तकबाल भी होंगे, लोग भी साथ साथ शामिल होंगे। जबकि मरीम नवाज का अपना काफिला भी लाहौर से रवाना हो रहा है, वो अलग जाएगा और एक कॉमन पॉइंट होगा जहाँ जाकर ये दोनों काफिले आपस में मिलेंगे। जी बिल्कुल सीबल, ये मुमकिन है कि दोनों जो काफिले हैं जो लाहौर से रवाना हो रहे हैं, क्योंकि मरीम जाती हुई से रवाना होगी तो मौलाना फजल रहमान जामिया अशरफिया से रस्ते में इनका जो है वो आपस में पैचअप भी हो सकता है, जबकि पैचअप भी होगा और फिर रास्ता तो एक ही है, मंजिल भी एक ही है GT रोड पर, तो एनीवेज गुजरांवाला तक इकट्ठे हो ही जाएंगे कहीं ना कहीं पर। मुल्तान से हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। मोहम्मद जुनैद हमारे साथ है। मोहम्मद जुनैद, आप बताएं कि मुल्तान से आपने क्या मनाजिर देखे, कौन कौन सी पार्टीज जो हैं वो यहाँ से एक्टिव हैं और फिर लाहौर फिर गुजरांवाला तक जाएंगी? जी बिल्कुल, मुल्तान के अंदर जो मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं बाकी अपोजिशन जमातों के निस्बत। लीगी कारकुनान मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में जो गुजरांवाला जलसा के लिए रवाना भी हो चुके हैं। इस वक्त जो मुल्तान से कमो बेश जो है वो 300 से 400 मुख्तलिफ जो काफिले हैं, मुख्तलिफ लोगों के जो 300 से 400 लोग जो है मुख्तलिफ काफिलों के अंदर जो है वो गुजरांवाला के लिए रवाना हो गए हैं। अब ये चूँकि इस टाइम जो है कारकुनों की ख्वाहिश है कि वो जल्दी जल्दी गुजरांवाला पहुंचे ताकि अगर रास्ते भी ब्लॉक हैं तो वो टाइम से जो है वो जलसे में शरीक हो सके। इस वक्त जो है वो आमिर मंजूर अंसारी जो है उनके डेरे से भी एक बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनान जा रहे हैं। उनसे बात भी करेंगे, उनसे पूछेंगे आमिर साहब किस तरह देखते हैं कि आज के जलसे को और खास तौर पर रुकावटें भी हैं, क्या आज़म है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंशाल्लाह अभी अपने काफिले के साथ दोस्तों को लेकर जा रहे हैं गुजरांवाला के लिए, तो जो भी रुकावटें रास्ते में आएंगी इंशाल्लाह उन्हें अबूर करके गुजरांवाले जिन्ना स्टेडियम में पहुंचेंगे। ठीक है, और जो भी रुकावटें आएंगी उसको रिमूव करके हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन मैं परेशान हो रही थी कि मुल्तान और साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी की भी बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन है। जुनैद कह रहे हैं कि ज्यादातर नून लीग एक्टिव है, तो ये एक दैट्स अनदर क्वेश्चन, बट मे बी क्योंकि पीपल्स पार्टी लाला मूसा से एक काफिले की सूरत में जा रही है तो हो सकता है कि वो तमाम कारकुन लाला मूसा आए हों पहले और वहां से अब रैली की सूरत में पहुंचेंगे। आसिम शौकत साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। रुकावटों का बार बार जिक्र आ रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है जो नून लीग क्लेम कर रही है कि ये जलसा एक रेफरेंडम होगा और अवाम साथ देगी ऑपोजिशन का, क्योंकि अवाम बैड गवर्नेंस से बहुत तंग आ गई, और बाय बैड गवर्नेंस आई मीन महंगाई, बेरोजगारी, जो लोगों को के हालात हैं वो उसका इतराफ तो गवर्नमेंट भी करती है। बिल्कुल। अच्छा देखें, मैंने पहले भी कहा था कि इकोनॉमी में एक इंडिकेटर इन्फ्लेशन है जहां अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मैं इस जलसे के हवाले से एक दो बातें करना चाहता हूँ। पहली चीज़, हमने बड़ा क्लियर कर दिया कि गवर्नमेंट इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट देयर पॉलिटिकल जलसा, दिस इज़ देयर पॉलिटिकल राइट। वो जलसा करना चाहते हैं, जुलूस रैलियाँ करें, हुकूमत बैठी हुई है, पॉलिटिकल पार्टी एक बैठी हुई है। आपने हमें जो भी इल्ज़ाम तराशी करनी है, तनकीद करनी है, हमारी पॉलिसियों के आप नकाद हैं, ऑल इज़ एक्सेप्टेबल, फाइन। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होता है? प्रॉब्लम उस वक्त शुरू होता है जब आप सजा याफ्ता होते हैं, आप कन्विक्टेड होते हैं, आप अपनी बेल को वायलेट करते हैं, कोर्ट आपको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर करती है, आप मुल्क से बाहर जाके रियासती इदारों के बारे में बात करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, वहां से देखें प्रॉब्लम शुरू होता है। रिक्वेस्ट मेरी आज भी मुस्लिम लीग के लीडरान से यही होगी कि आप जो करना चाहते हैं आप हुकूमत से करें। वी आर हेयर टू आंसर यू पॉलिटिकली, हम आपका सियासी तौर पर जवाब देंगे। आपने हुकूमत पर तनकीद करनी है, तहरीक इंसाफ पे तनकीद करनी है, हमारे लीडरान पर तनकीद करनी है, दिस इज योर पॉलिटिकल राइट। आप उसमें रहते हुए, तहजीब में रहते हुए, लेकिन जब आपके लीडर्स जो सजा याफ्ता हैं वो मुल्क से बाहर जाके लॉ एनफोर्सिंग
एजेंसीज और रियासती इदारों पे आसिफ निहायत साहब, अहम अब रियासती तो इदारों पे आपको तनकीद मालूम करते है कि हैं, उसके हवाले वहां से से तो प्रॉब्लम शुरू तहफुज़ात होता है। हैं नून लीग के जो भी मामलात हैं उसके ऊपर भी सारी नहीं, बहस उसमें है। प्रॉब्लम ये पीपल्स होता है पार्टी कि है, जो JUI, एक 11 पार्टी जी। का एक PDM बना है, प्लेटफॉर्म है, हुकूमत के खिलाफ आवाज निकालने के लिए निकल रहे हैं। लोगों का भी उन्होंने क्लेम किया कि वो भी बाहर निकलेंगे, कोई गुर्बत है, परेशानी है, हालात खराब हैं, तो इसमें तो कोई भी डिनाई नहीं करता। तो फिर इसका जवाब आप देना, आप दोबारा से नून लीग की तकारीर पे रहता है। अच्छा, अब आ जाए, मैंने कहा था दूसरी बात जो आपने बात की, पहली चीज तो ये कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस जलसे का एजेंडा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। देखें, इसका सिर्फ 1 से 2 मेन एजेंडे हैं। नंबर 1, अच्छा आप ये देखें, पहले वो बताएं ना, 2 एजेंडास पहले बता दें। नहीं, मैं उसको कनेक्ट करता हूं कि 2 माह पहले तक एक शोर बरपा था कि जनाब इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया, कोरोना फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, मारे गए, ये हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम कर दिया, और ये क्या हुआ कि 2 माह के बाद इतनी बड़ी कंट्राडिक्शन के अपने इनिशियल स्टांस के अगेंस्ट वही लोग जो तनकीद कर रहे थे आज कह रहे हैं जनाब हम लाखों का जलसा करेंगे, हम पूरे मुल्क से रैलियां लेकर आएंगे। व्हाट हैपेंड ओवरनाइट, ये क्या हुआ? अब मैं आपको बताता हूं, ये जजमेंटल सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। जब अभी PTI का जलसा सेकंड हुआ वेव आ रही तभी है, कन्वेंशन हुआ तभी लोग आए। थ्रू आउट द वर्ल्ड एक सेकंड वेव ऑफ कोरोना इज बीइंग एंटिसिपेटेड। बहुत से एनालिस्ट इस सेकंड वेव को इन जलसों से कनेक्ट कर रहे हैं कि चूंकि जलसे होने वाले हैं तो गवर्नमेंट ने सेकंड वेव की बात सारी दुनिया में इज्तिमात पे पाबंदी लग चुकी है। ये एक जलसा ना करे पाकिस्तान में सेकंड वेव, लेकिन ये देखिए अपोजिशन जो है और ये जो PDM है ये लीस्ट कंसर्न्ड है कि बीमारी जो है अगर तो क्या पहला एजेंडा ये है कि किसी तरह मुल्क में जारी एहतसाब का अमल रुक जाए, जो करप्शन के केसेस हैं वो खत्म हो जाएं, जो सजा याफ्ता हैं उनकी सजा माफ हो जाए, और चोरी का जो पैसा मुल्क से बाहर ले जाया गया है जिससे जायदादें बनी हैं उनको भूल जाया जाए। एजेंडा नंबर 1 कि किसी तरह इनके करप्शन के केसेस माफ हो जाएं। अच्छा, और अब एजेंडा नंबर 2 क्या है? वो खौफ पे बेस्ड है। खौफ क्या है कि कोविड के बावजूद जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मईशत अपनी सिमत पकड़ती जा रही है, इन्हें डर ये है कि कहीं जो इकोनॉमिक क्राइसिस मुल्क में ये छोड़ के गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है उससे निकल ना जाए। अभी तो निकलने का कोई प्लान नहीं। मैंने आपको बताया जी, ये इकोनॉमिक क्राइसिस हो या इकोनॉमिक बूम हो, जब तक आवाम तक इसके असरात नहीं पहुंचे कोई फायदा नहीं। वो तो मैंने कहा कि कागजी हद तक, नंबर्स की हद तक आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। अब अच्छा, एजेंडा नंबर 3 देखिए, इकोनॉमी में मैंने कहा बेशुमार इंडिकेटर्स हैं, बात दूसरी तरफ चली जाएगी जिसके अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिर फॉरेन रिजर्व्स है, फिर आपके रेमिटेंसेस इंक्रीज हो रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी है, इन्फ्लेशन पे डेट भी 2000 अरब हो चुका है, ये भी आप याद रखिएगा कि वो एक हिसाब से 2000 आप बिजली के इतने महंगे महंगे मायदे करेंगे तो कहीं ना कहीं तो आप फंसेंगे ना। अच्छा जी, एजेंडा नंबर 3 पर आ जाएं। एजेंडा नंबर 3 इज कि खौफ ये है कि मार्च में सेनेट के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ के इंशाल्लाह दोनों हाउसेज में मेजॉरिटी हो जाएगी, और वो जो रियल सिस्टम चेंज के बारे में हम लेजिस्लेशन करना चाह रहे थे, कानून साजी करना चाह रहे थे, और इन ये जो कौम के मुलजिम हैं, मुजरिम हैं, उनको पकड़ना चाह रहे थे, डर ये है नौबत ही नहीं आई। अच्छा देखिए, प्रॉब्लम क्या है? अब मैं ये कहता हूं कि महंगाई की तो कोविड के दौरान भी महंगाई थी, कोविड से पहले भी इनका यही तनकीद थी कि महंगाई हो रही है। महंगाई थी, ये तनकीद नहीं है, ये एक्चुअली अचानक ये क्यों ख्याल आया कि हमने इस्तीफे देने हैं? मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर महंगाई इशू है, जैसा कि अभी वो मोहतरमा कह रही थी या PDM के बाकी पार्टीज कह रही हैं, तो वाई टू वेट फॉर मार्च? आज दें इस्तीफे, आज दें ना, मार्च का क्यों इंतजार कर रहे हैं? दे रहे ना जैसे आप लोगों ने अपने धरने के दौरान हर रोज की डेडलाइन के साथ इस्तीफे मांगे गए थे। मैं आपके तवज्जुह से, और ये आपने मेरा ये सवाल भी, हाँ जी, ये बार बार आपके तवज्जुह से क्लियर कर दूं, ये जो 3 लफ्ज का इंतजार हो रहा है ना, NRO, ये फैसला हो चुका है, ये नहीं। ठीक है जी, बात फिर वहीं पर लेकिन ऑपोजिशन ये कह रही है कि हमें NRO नहीं चाहिए और हमें रिजाइन चाहिए। वो कहते हैं हमें रिजाइन चाहिए। अब रिजाइन मिलता है या नहीं, लेकिन ये अलग बात है। मुख्तलिफ हलकों से क्यों मिलने जाते हैं रात के अंधेरों में अगर NRO नहीं चाहिए? इसका जवाब पूछना है आपने। हाँ, जरूर जरूर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको ये बताएंगे कि आज एक और ज़बरदस्त चीज़ हुई है, और ये हुई है कि ज़ैनब अलर्ट एप्लीकेशन जो बनाई गई थी और कसूर से ज़ैनब को जिस तरह से कत्ल किया गया, दरिंदगी का निशाना बनाया गया, और उसके वालिद साहब ने इस पर आवाज़ बुलंद की, और आज उनकी मेहनत रंग ले आई है कि बाकायदा ये एप्लीकेशन
जो गुमशुदा और ज्यादती के बच्चों का शिकार बच्चों के लिए है उसका इफ्तिताह कर दिया गया। ये बहुत बड़ी काविश है। एक तो ये जो तमाम खवातीन हैं, बच्चे हैं गुमशुदा, इस तमाम इस चीज़ों को इसमें कवर किया जाएगा। इस मौके पर ये जो इफ्तिताही तकरीब थी, इंसानी हुकूक की शहरी मज़ारी ने कहा कि ज़ैनब अलर्ट खुदकार निज़ाम होगा जिसके ज़रिए रियासत और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे हरकत में आने पर मजबूर हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला किसी बच्चे के साथ ज़्यादती अगर हो जाए या किसी का बच्चा गुम हो जाए, अब शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है सिर्फ एक ऐप पर जिसका नाम होगा ज़ैनब अलर्ट ऐप। तो ये बहुत बड़ी एक अच्छी चीज़ है। अब उम्मीद है करते हैं कोऑर्डिनेशन बेहतर हो और फिर सिटीजन पोर्टल में भी इसका जो अगर शामिल कर ली गई है तो इसका इम्पैक्ट जो है ना आम सोसाइटी तक पहुँच सके। बिल्कुल, ये बनाने का मकसद भी सिर्फ ये था कि तमाम चीज़ें स्पीडी हो जाएं, मुकदमा फौरन दर्ज हो, एक्शन उसके ऊपर फौरन हो, कंसर्न डिपार्टमेंट फौरन अलर्ट हो जाए। इसकी एक वेबसाइट भी मौजूद होगी और सिर्फ सिंपल सा ये है कि बच्चे के साथ बच्चा अगर आपका गुमशुदा है या नहीं मिल रहा और खुदा न खास्ता अगर आपको कहीं ये डाउट है कि ज़्यादती का शिकार हुआ है, खुदा न खास्ता मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अल्लाह ताला कभी किसी को इस कर्ब से ना गुजारे, तो उस पर अगर शिकायत करनी है तो पुलिस फौरन एक्शन लेगी। इस एप्लीकेशन में अगर आप उसको रजिस्टर कर देंगे। ऐप का इफ्तिताह ज़्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली नन्ही ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी ने किया, जो इस मौका पर वहाँ पर मौजूद थे। और वफाकी वज़ीर शेरी मज़ारी ने ये कहा कि ये जो खुदकार निज़ाम है इससे तमाम डिपार्टमेंट्स ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाएंगे। और फिर ज़ैनब के वालिद ने इस मौका पर कहा कि हुकूमत ऐसे कवानीन बनाए कि बच्चों का मुस्तकबिल सेफ हो, और आई थिंक यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर असद उमर भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि दुनिया में ज़्यादती से ज़्यादा घिनौना जुर्म कोई नहीं हो सकता और पाकिस्तान में इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं असद उमर साहब से कहूँगी कि या तो बढ़ते जा रहे हैं या रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, और अगर आप इस तरह के इकदाम करेंगे कि फौरन कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा उस दरिंदे को, तो आप यकीन जानिए कि सिचुएशन कदरें मुख्तलिफ हो जाएगी। बिल्कुल इंतहाई ये परेशान कुन सिचुएशन है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से मामलात हों और मजीद जो भी मामलात इस केसेस के हवाले से बात की जा रही है कि जो केस में कोऑर्डिनेशन नहीं होती है उसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, और सज़ा के हवाले से जो बात की जा रही है उस पर भी पेश रफ्त हो। कानून साजी इस पर बहुत ज़रूरी है कि ओपनली जो भी हैंगिंग करनी है अगर रेपिस्ट की या मर्डर की, वो उसके ऊपर भी बात हो, क्योंकि अब सब लोग यही चाहते हैं कि जो इस तरह से रिसेंटली जो वाक़यात हुए हैं, आपने देखा एक और 4 में वाक़या पेश आया, लाहौर में वाक़या पेश आया, तो सज़ा जो है वो भरपूर तरीके और फौरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। इसी के साथ हम अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं और जिक्र कर लेते हैं कल एहतसाब अदालत में जब लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब ने 12 प्लॉट्स की इंक्वायरी बंद की, तो मुझे याद आया कि ये वही नैब है जो ये बयानिया देती है कि बहुत करप्शन है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उसी इन्वेस्टिगेशन के जुम्मे में शहबाज शरीफ साहब ज़ेरे हिरासत भी हैं। लेकिन एक केस बंद हो गया, इंक्वायरी बंद कर दी गई क्योंकि कुछ नहीं मिल सका। बिल्कुल, अब 12 प्लॉट्स का ये मामला था और बात फिर वही आती है कि आपके यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन है वो इंतहाई वीक है। LDA बिल्डिंग में आतिशदगी के बायस ये बताया गया है कि तमाम रिकॉर्ड जलकर खाकस्तर हो चुका है और शहबाज शरीफ पर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो तलाश नहीं किए जा सके। रेफरेंस में ये भी कहा गया है कि शहबाज शरीफ के मुलविस होने के कोई शवाहिद भी नहीं मिले हैं, जबकि तहकीकात में नाम से अताउल्लाह और मियाँ रजा वफात पा चुके हैं। तो ये है मामला जिस पर अब ऑब्वियसली सब लोग हैरान भी हैं, परेशान भी हैं कि नैब ने जो भी अब तक कार्रवाइयाँ की हैं, जितने भी अब तक केसेस हैं, उसमें या तो फिर ये नजर आता है कि प्रोसिक्यूशन वीक होती है, या फिर ये नजर आता है कि अगर आपको मुलजिम को सजा मिलती है तो फिर वो मुजरिम बनता है, उसके बाद फिर जमानत हो जाती है, और ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती। तो ये क्वेश्चंस हैं नैब की कार्रवाइयां किस तरह से कर रही हैं। लेकिन मुझे वो भी याद आ रहा है अबू सर, जब 3 दफा मेट्रो लाहौर बस का ऑडिट किया गया तब भी ये कुछ नहीं निकाल सके, क्योंकि इमरान खान साहब कहते थे कि अरबों के इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा करोड़ों की करप्शन एटलीस्ट वो लगाते थे, लेकिन एक पाई भी वहां साबित नहीं हो सकी। तो एक तरफ तो ये सिनेरियो है, लेकिन दूसरी तरफ कल जब मशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने फिर से वही कहा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो को एक और करप्शन रेफरेंस मौसूल हुआ है, और ये रेफरेंस भी बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का है जो कि शहबाज शरीफ के खिलाफ है। अब केस पे केस बनाए जाएं लेकिन वो केस साबित ना हो सके, या इन्वेस्टिगेशन में प्रूव ना हो सके, या आपकी जो ठीक है व्हाइट कॉलर क्राइम्स में बहुत टाइम लगता है इन्वेस्टिगेट करने में, लेकिन टाइम लगाने के बावजूद, इतना अरसा हिरासत में रखने के बावजूद अगर आप कुछ साबित नहीं कर पाते तो फिर आपका अपना बयानिया जो अकाउंटेबिलिटी का है वो कमजोर होता हुआ नजर आता है। इसमें कोई शक नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर भी काम होगा, नैब के अंदर रिफॉर्म्स होंगी, प्रोसिक्यूशन बेहतर होगी, और इसके साथ साथ जहाँ पर भी इंसाफ मिलने की तवक्को है वहाँ पर इंसाफ मिलेगा भी। एनीवेज, इसके साथ साथ जो हमने दीगर जो कि अपोजिशन इस वक्त खासी एक्टिव नजर आ रही है, PDM के हवाले से हमने पहले ही बात की कि आज जलसा है भरपूर गुजरांवाला में, और गुजरांवाला में तैयारियाँ तो मुकम्मल हैं, लेकिन
लेकिन इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। SOPs भी बना दिए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी भरपूर तरीके से नज़र आ रही है, ऑन रोड्स कंटेनर्स लगाए गए हैं, खारदार तारे लगा दी गई हैं, कहा जा रहा है कि सबको आने दिया जाएगा, लेकिन कुछ लोग गिरफ्तार भी की गए। ये सारा मामला है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि जी हम लोगों ने अलाउ कर दिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने देखा कि मसले तो नज़र आए, अपोजिशन परेशान भी नज़र आई, लेकिन अब अपोजिशन वहाँ आज पहुँचेगी तो सही, लेकिन इम्पैक्ट क्या होगा ये है उसके बाद सवाल। बिल्कुल, इम्पैक्ट क्या होगा ये हम जानेंगे। सीनियर तज्जियाकार सलमान आबिद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान आबिद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए? ठीक है। आज एक बड़ा दिन है PTM के लिए और गवर्नमेंट के लिए ये कि वो देख रहे हैं कि क्या होगा। क्या इम्पैक्ट होगा इस जुल्से का, क्या समझते हैं आप? एक बड़ा पावर शो, रेफरेंडम काइंड ऑफ पावर शो कर सकेगी गवर्नमेंट, ऑपोजिशन? देखिए, पाकिस्तान में जलसे जुलूसों की एक बड़ी तारीख है और हर बड़ी जमात के पास ये सलाहियत होती है कि वो बड़े जलसे जुलूस के ज़रिए अपना पूरा एक माहौल जो है ना वो बना देती है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या इस जलसे जुलूस के माहौल से क्या वाकई ये हुकूमत जा सकेगी? जैसे मरियम नवाज ने ये दावा किया है कि जनवरी में ये हुकूमत नहीं रहेगी। अब पता नहीं उनको वही आई है, वजदान आया या मोहम्मद जुबैर के जरिए उनको पैगाम मिला है। जनवरी की डेट दे दी फाइनल, वही मैं कह रहा हूँ ना। अब ये नहीं पता कि उनको पैगाम कहाँ से मिला है, किसी ने उनको सपोर्ट किया है, पैगाम दिया है, मोहम्मद जुबैर के थ्रू पैगाम आया है, वजदान आया है, वही आई है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की तारीख में जलसे जुलूसों की बुनियाद पे हुकूमतें नहीं जाती। एक बात याद रखिए, तो बड़े बड़े जलसे इमरान खान ने भी कर लिए, तब भी हुकूमत नहीं गई थी। उससे पहले इस्लामिक फ्रंट के जलसे होते थे, तब भी ये नहीं होते थे। अलबत्ता एक माहौल जरूर बन जाएगा हुकूमत पे दबाव बढ़ाने के हवाले से। एक दूसरी बात यह कि देखिए, हुकूमत को घर भेजने का जो तरीका है वो तो दो ही है। एक तरीका यह है कि आप तहरीक अदम एतमाद लाएं और नंबर्स की गेम में इमरान खान की हुकूमत को चलता करें और एक नया वजीर आजम लाएं। उस पर तो अपोजिशन बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका तजर्बा यह है कि उनके अपने अरकान जो है साथ ही नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा तजर्बा ये है, तरीका यह है कि आप फौरी तौर पे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से रिजाइन करें और 150 के करीब जब निशस्तों पे रिजाइन होंगे वो कह रहे हैं हमारा आखिरी फैसला ये है कि होगा नहीं करेंगे। चलिए सलमान आबिद साहब, ये होगा या नहीं इस पर हम आपसे बात करते हैं। फैसलाबाद से हमें हमारी रिपोर्टर ने ज्वाइन किया है और शाहिदा हमारे साथ मौजूद है। शाहिदा अस्सलाम वालेकुम। और आपके पीछे तो मैं बड़े झंडे देख रही हूँ मुस्लिम लीग नवाज के, खवातीन की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है। ये रैली की सूरत में यहाँ से जा रहे हैं गुजरांवाला? कह रही हैं यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की खवातीन जो है वो बहुत ही पुरजोश हैं और गुजरांवाला जलसे में पहुँचने के लिए उनका ये कहना है कि चाहे कोई भी रुकावट हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से, चाहे जितने भी बैरियर्स लगा दिया जाए, लेकिन वो गुजरांवाला जलसे में ज़रूर पहुँचेंगी। और जिसकी क़यादत जो है वो साबका MP नजमा अफजल कर रही हूँ। यहाँ पर खवातीन, मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा सकते हैं और हम बात भी करते हैं, उनसे जानते भी हैं कि उनका क्या जोश जज्बा है। इस तरीके से मैडम बताइएगा, आप गुजरांवाला जलसे में पहुँचने के लिए जज्बा भी आपका बहुत है, रेडी भी हैं तमाम खवातीन, आपकी क्या कहेंगी? जी इंशाल्लाह हम पूरे जोश जज्बे के साथ अपनी कायद मरियम नवाज़ के साथ खड़े हैं, अपने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ खड़े हैं, शहबाज शरीफ के साथ, हमजा शहबाज के साथ खड़े हैं। और ये हमारा जज्बा है कि ये हुकूमत जो है ये सिलेक्टेड नाअहल हुकूमत है, नालायक हुकूमत है। इसको अब जाना होगा क्योंकि इन्होंने अवाम की चीखें निकाल दी है। बात सुनो, अवाम की आवाज़ इनकी अवाम की चीखें निकल चुकी हैं। अवाम का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। गुर्बत जो है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गैर जो लोग हैं वो बिल्कुल मुलाजमत के बगैर हैं। सही है शाहिदा, जो इस वक्त हमने देखा है बलबला जोश वो तो नजर आ रहा है। सलमान साहब, ये बलबला जोश तो कारकुनान में होता ही हमेशा। आपने मैंने तो पहले कहा कि जोश भी होगा, बड़े बड़े जलसे भी हो जाएंगे, बड़े बड़े जुलूस भी निकलेंगे, लेकिन मैं फिर उस बात पे आना चाहता हूँ कि क्या मंतकी अंजाम इस तहरीक का, क्या ये वाकई हुकूमत को घर भेज सकेंगे? इस बारे में मैं कहता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि पीपल्स पार्टी कभी भी असम्बलियों से इस्तीफा नहीं देगी। ये बात लिख लें, अपनी हुकूमत छोड़नी पड़ेगी वही ना। क्यों वो अपनी हुकूमत को चलता करेंगे 2.5 साल पहले? क्यों वो 2.5 साल पहले आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे? लेकिन क्या आपको लगता है उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर इस्तीफे देके दोबारा इलेक्शन होते हैं तो सिंध में दोबारा उनकी पार्टी आ जाएगी? एक और चीज है, पीपल्स पार्टी दोबारा भी आ सकती है, लेकिन देखिए इक्तदार में जाने, इक्तदार कौन छोड़ता है मुझे बताइए? जी इक्तदार कौन छोड़ता है? इक्तदार तो लगता है कि ये बहुत बड़ा स्टेक पीपल्स पार्टी का वो लेट गो नहीं। PMLN के अंदर भी बेशुमार लोग इस्तीफे देंगे। मैं तो आपको ये कह रहा हूं PMLN के अंदर भी लोग। आपने कहा इस्तीफे पीपल्स पार्टी नहीं देगी, नून लीग के अंदर भी ऐसे लग रहा है इस्तीफों के ऊपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, उस तरह से एक मुतफिक राय नहीं है। फिर ये मामला भी आपने कहा कि इस्तीफे नजर नहीं आएंगे और एज अ होल
फिर अदम एतमाद की तहरीक नहीं आएगी, तो फिर हुकूमत के अंदर से ये क्यों नजर आया कि थोड़ी बुखलाहट है, थोड़ी परेशानी है? क्योंकि देखा कंटेनर्स लगा दिए हैं, रास्ते दिए हैं, पकड़ है, गिरफ्तारियां हैं, बिल्कुल इजी वे देना चाहिए था। इतना माहौल क्यों बना दिया 3 दिन में? पाकिस्तान में जिसकी भी हुकूमत होती है वो यही हरबे इख्तियार करती है जो इस वक्त जो है पीटीआई की हुकूमत ने इख्तियार की है, या माजी में पीएमएल नहीं सीखते ना, इसलिए कि हमारे पास एक हुकूमत होती है ना, हुकूमत में आके हम ये समझते हैं कि हमें इंतजामी ताकत की बुनियाद पर इनको रोकना है, और ये तरीका ठीक नहीं है। जलसे जुलूस सियासी जमातों का हक है और इतना कुछ है, गिरफ्तार हो रहे हैं खवातीन। अभी आसिम शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे तहरीक इंसाफ से, सलमान आबिद साहब, और वो ये कह रहे थे क्योंकि इंस्टिगेट करती है मुस्लिम लीग नवाज और उनकी कोई पास्ट हिस्ट्री अच्छी नहीं है, इसलिए हम प्रीएम्प्टिव मेजर्स कर रहे हैं। और शायद वो भूल गए 2014 में, 15 में, फिर इस्लामाबाद में क्या हुआ था, वो शायद उनकी मेमोरी जो है वो वहां से चली गई। तहरीक इंसाफ के लोगों ने क्या किया? ख्याल को तहरीक इंसाफ वाले जो बात कर रहे हैं उसमें वजन है। जब तक कोई एक्शन ना हो आप कैसे जो है ना आपकी चीजों के बारे में कर सकते हैं? आप इंतजामात तो कर सकते हैं, हिफाजती इंतजामात, लेकिन आप पहले से लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दे, नाके लगाना शुरू कर दे, कंटेनर लगाना शुरू कर दे, ये फिर इसमें भी हुकूमती बुखलाहट तो नजर आती है। और जिस तरह से बाज वुज़रा ने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट किया है, उससे भी फायदा तो वो ये भी कहा ना कि मरियम नवाज जब नैब के दफ्तर पेश हुई तब मामला बड़े खराब हुए, अब तक वो केसेस चल रहे हैं। उन्होंने कहा पथराव किया गया, ये मामला तब तक चल रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है हमने किया, अपोजिशन कहती है इन्होंने पथराव कर दिया, ये सारा मामला है। तो उसका हल क्या होता है, तरीका क्या है? रोकना यही है कि आप जाकर चेक करें कि वो ऐसे मसले तो नहीं आ रहे? जब तो मैंने कहा कि जब तक कोई जमात या कोई कारकुन कोई ऐसी वायलेशन ना करे, वायलेंस ना करे, उस वक्त तक तो कानून हरकत में आ नहीं सकता ना। आप प्रियम्प्ट होकर आप ये कहना शुरू कर दें कि मुझे खतरा है, कल इसने कोई वहां पे जाके हमला करना है इसलिए मैं इसको अरेस्ट कर रहा हूं, तो ये जरा प्री मैच्योर बात होती है ना। इसलिए मैं कहता हूं आपको पता है ऑपोजिशन बड़ा क्लेम कर रही है, वो कुर्सियां भी ऐसे लगा रही है डिस्टेंस के ऊपर कि हम कोविड एसओपीज को पूरा करेंगे। तो हमने हमारी थोड़ी सी एक मेहनत किया और एक पिक्चर्स का एक जिसे कहते हैं ना तस्वीर बोलती है, पिक्टोरियल सिनेरियो बताया है कि अगर तो लोग वहां पर जैसे पीएम मेलन कह रही है कि हम होस्ट कर रहे हैं तो पीडीएम के जलसे में बड़े लोग होंगे, जमे गफीर होगा, उसका सिनेरियो कैसा होगा, और अगर यही लोग सोशल डिस्टेंस पर बैठे हों तो जलसे का सिनेरियो कैसे होगा। मैं चाहूंगी नुमान आप ये हमें स्क्रीन पर भी दिखाएं ताकि हम दोनों तस्वीरों का कंपैरिजन कर लें। मतलब ये जिन्ना स्टेडियम में एक जमे गफीर है और ये विद एसओपी है। सलमान साहब आपको कौन सा लगता है, ये राइट वाला सही होगा या सोशल डिस्टेंसिंग वाला? वो जब मैं गफीर वाला ही सही होगा, वही होगा। आपको लग रहा है असल हकीकत वो है, ये डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेगा? वो मुश्किल है। मैं ये सोच रही थी कि अगर रैली में भी ये सोशल डिस्टेंस रखे तो शायद फिर एक शख्स अगर जिनाज स्टेडियम गुजरावाला में हो तो दूसरा शायद लाहौर वाघा बॉर्डर पर खड़ा हो कि इतना लंबा रास्ता है और उसमें आप उसको मेंटेन नहीं करते। बड़े इज्तिमात में इस तरह से एसओपीज को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। मतलब ये करते क्यों है ऐसे? मतलब क्या जरूरत है कि आप ऐसी सोच भी रखें कि ये पॉसिबल है? ये मतलब फिर बाकी मास्क वगैरह तो कर लेंगे। एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए कुछ ना कुछ हद तक आप 10% 15% उस पर अमल भी कर लेंगे, लेकिन मजमे को और क्राउड को इस तरह से मेंटेन करना और इस तरह से ऑर्गेनाइज करके बिठाना हमारे पास है नहीं। मास्क पहने, लेकिन अब देखिए ना आप जलसों में आज मास्क पहनेंगे नहीं, देखिए ना आप जलसों में लोगों को मास्क पहनाना चाहते हैं। पूरे पाकिस्तान में कितने लोग अब मास्क पहन रहे हैं? तो ये जरा थोड़ा सा मैंने कहा कि एसओपीज पे किसी हद तक अमल दरामद होगा, बहुत ज्यादा उसके ऊपर हमें अच्छा एक और चीज, कल असद उमर साहब ने कोरोना वेव के हवाले से, सेकंड वेव के हवाले से ये भी कह दिया कि शायद सख्त इंतजामात दोबारा करने पड़े या सख्त इकदामात दोबारा उठाने पड़े। सेकंड लॉकडाउन का इंडिकेशन कहीं ना कहीं से उनकी बातों से मुझे लगा। आप समझते हैं कि ये वाकई में कोरोना की वजह से है या गवर्नमेंट जो एक्टिव, ऑपोजिशन जो एक्टिव हो गई है उसका इससे कुछ लेना देना नहीं? कोरोना का देखिए सेकंड वेव जो है वो तो पूरी दुनिया में आ रही है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं हम कह रहे कि तो ये लॉकडाउन प्योरली कोरोना की वजह से ही उन्होंने कहा। अगर बढ़ेगा, अभी मैं नहीं कह रहा कि इस वक्त आज के दिन ये सिचुएशन बन गई है कि आप फौरी तौर पे वो लॉकडाउन करना शुरू कर दें। अगर बढ़ता है तो फिर यकीनी तौर पे हमें एक लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन आज के दिन ये सिचुएशन नहीं है। आज ये सिचुएशन चलिए उम्मीद करते हैं कि इस तरह सिचुएशन ना हो और कंट्रोल किया जाए। ओवरऑल यहाँ जलसे में भी मेक श्योर किया जाना चाहिए मैक्सिमम। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि एसओपीज की खिलाफवर्जी तो पूरे पाकिस्तान में हो रही है ऑब्वियसली, लेकिन कोरोना की इतनी वेव अब है भी नहीं। लेकिन अल्लाह ताला से ये दुआ है कि ना ही हो वेव, सेकंड वेव, क्योंकि फिर जो मईशत पर असर पड़ता है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा कि यूके में बहुत मसाइल हैं, फिर फ्रांस में मसाइल आ रहे हैं, यूरोप में बहुत से ममालिक में ये मसाइल आ रहे हैं। तो ये तो एक चीज़ है, इसमें हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। सेकंड वेव आ रही है, हमने अपने आप को महफूज रखना है, इसके लिए अपनी मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। पीडीएम के तहत आज होगा बड़ा जलसा गुजरावाला में, लेकिन लाहौर से बड़ी रैलीज निकलनी है और उसकी भी क़यादत नून लीग की जो क़यादत है वो मरीम नवाज़ ने करनी है, तो उसके लिए तैयारियां नजर आ रही हैं भरपूर, नून लीग की भी और पीडीएम के तहत अलग से भी। बिल्कुल, और ये स्टेडियम के मनाजिर अभी आप देख रहे हैं जहाँ पर बड़े बड़े स्पीकर स्क्रीन लग चुकी हैं। उस्मा बुखारी साहिबा और मरियम औरंगजेब साहिबा इस वक्त अतात आरर साहब के साथ मुख्तलिफ जगहों का विजिट कर रही हैं और सिक्योरिटी चेक हो रही है, इंतजाम चेक हो रहे हैं। कल रात से ये लोग वहाँ पर मौजूद हैं, आपने वो फुटेज भी देखी होगी। ट्रक पर बैठकर ना ये लोग काफी नारे भी लगा रहे थे, कारकुनों का खून भी गरमा रहे थे। फिलहाल जाती उम्रा से एक बड़ी रैली निकलनी है लाहौर, मरियम नवाज जिसकी क़यादत करेंगी, और उस रैली में कितने लोग मौजूद होंगे, रूट क्या क्या होगा, क्या मुख्तलिफ जगहों पर खिताब किया जाएगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। लाहौर से हमें जाती उम्रा के बाहर से हसन खालिद ने ज्वाइन किया है। हसन खालिद, बताइएगा क्या मनाजर हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कितने टाइम जो है वो लगेगा यहाँ पे कारकुनों को इकट्ठा होने में, और कब तक एक्सपेक्टेड है कि रैली निकल जाएगी? जी हसन। जी हाँ सिमिल, बज़ाहिर तो ये पीडीएम का जलसा गुजरावाला में है, मगर लाहौर में भी खूब रौनक जो है वो देखी जा रही है, ख़ासतौर पर जाती उम्रा के बाहर, क्योंकि यहाँ पर मरकज़ी जो रैली की क़यादत है वो मरियम नवाज़ कर रही हैं और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो सुबह से ही यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। ना सिर्फ लाहौर के कारकुन बल्कि दीगर शहरों के कारकुन भी जोक दर जोक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और बताया ये जा रहा है कि जाती उम्रा से रैली का आगाज़ जो है वो मरियम नवाज़ दोपहर 2 बजे के लगभग करेंगी, और जो रूट बनाया गया है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से वो ये है कि मरियम नवाज़ जाती उम्रा से अड्डा प्लाट की तरफ जाएंगी, वहाँ से ये रिंग रोड के ऊपर जाएंगी, और रिंग रोड से होती हुई मरियम नवाज़ का काफ़िला जो है वो महमूद बूटी शहीद इंटरचेंज और वहाँ से फिर शादरा जो है वो निकलेगा, और शादरा से फिर ये बजरिया जीटी रोड गुजरावाला की तरफ रवाना होगा। अभी जाती उम्रा के बाहर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर चारों तरफ में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के बैनर्स और फ्लेक्सेस जो हैं वो अवेजा कर दिए गए हैं, और दूर दराज से कारकुन जो है वो पहुँच रहे हैं, अपने कायदीन के हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं। और ना सिर्फ आज लाहौर से मुस्लिम लीग नून की बड़ी रैली निकलने वाली है, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान भी लाहौर से ही अपना काफ़िला लेकर जीटी रोड के लिए रवाना होंगे, और वो दोपहर 2 बजे जामिया अशरफिया में नमाज जुमा की अदायगी के बाद जो है वो काफ़िले की सूरत में निकलेंगे। दोनों के रूट में फ़र्क ये है कि मरियम नवाज़ का काफ़िला रिंग रोड से होता हुआ शादरा पहुँचेगा, जबकि जो मौलाना फजलुर रहमान का काफ़िला है वो शहर के बीचों बीच से होता हुआ बत्ती चौक से फिर शादरा और फिर वो बजरिया जीटी रोड गुजरावाला के लिए रवाना होगा। कारकुन इंतहाई पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं, जोशो वलवला है, और कारकुनों का ये कहना है कि आज वो अपनी हसन, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, कारकुन उड़ाई दे रहे हैं। अच्छा, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है ना सलमान आबिद साहब, आप यकीन जाने कि मीडिया के लिए चाहे किसी भी रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी किसी का भी जलसा हो रहा हो, वो एक एक्टिविटी जरूर होती है, एक बड़ा इवेंट जरूर होता है जिसमें आपने सारी चीजों को हमारा जो मीडिया है ये तो बड़े इवेंट्स की तलाश में होता है ना, और फिर जब एक पूरा पॉलिटिकल मोमेंटम क्रिएट होता है तो फिर मीडिया के लिए भी तो एक अपॉर्चुनिटी निकल आती है ना अपने आप को ज्यादा एक्सप्लोर करने में। तो ये तो हमेशा से रहा है पाकिस्तान में, और खासतौर पर जब प्राइवेट मीडिया आया उसने जिस अंदाज से चीजों को हाईलाइट किया, उसके बाद तो मीडिया की अहमियत भी बढ़ गई इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वजह से, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो हमारे मीडिया पे भी बढ़ गई, फिर उससे बढ़ के अब सोशल मीडिया पे बहुत बढ़ गई है, और सोशल मीडिया के आने से और ज्यादा जो है ना चीजों को एक्सप्लोर करना। सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया तो मैं यहाँ पर मेंशन जरूर करना चाहूँ कि कल से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत हाइप चल रही है, टॉप ट्रेंड में पीडीएम, चलो चलो गुजरावाला चलो टॉप ट्रेंड था, फिर हमारा ट्रक तैयार है, मैं तो उस पर भी हंस रही थी कि हमारा ट्रक तैयार है, ट्वीट्स चल रहे हैं, और सपोर्टर जो शायद गुजरावाला नहीं पहुंच पाएंगे, पूरा मोमेंटम क्रिएट करता है ना, लोगों को मोबिलाइज करने में, एक पूरा मोमेंटम क्रिएट करने में बड़ा माविन साबित होता है मीडिया। वरना आप सीधा जाके जलसागाह में पहुंच जाए ना तो फिर वो शायद मोमेंटम नहीं बनता। तो मीडिया जो है हाइप क्रिएट करनी होती है, लोगों को मोबिलाइज करना होता है, और जैसे मरियम ने कहा कि जनवरी में हुकूमत जा रही है तो लोगों को लगता है कि वाकई शायद उनके हामियों को हुकूमत जा रही है, मरियम कह रही है, तो फिर एक और ज्यादा मोबिलाइजेशन जो है ना बढ़ जाती है ना। होता ये है कि जब आप एक तो टीवी स्क्रीन पे नजर आता है, फिर पूरा दिन टीवी स्क्रीन पे वही जलसे रहते हैं, फिर तैयारियां दिखाई जाती हैं, फिर ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर उस पर बात होती है, तो सिर्फ अब कुर्सियों की हद तक बात की जानी चाहिए। 25,000 लोग थे, 50,000 आ गए। ये रिवायत तो आपको याद होगा जब इमरान खान ने जलसा किया था मीनार पाकिस्तान पे, तो परवेज रशीद साहब ने कहा था कि 50,000 कुर्सियां भी नहीं होंगी। तो ये जो है ना ये फजूल किस्म की गुफ्तगू है। अगला साल मैं आपको बताऊं, देखिए हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की तारीफ है ना कि जलसा गाह बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ जाता है कि ये भरा हुआ है, खाली है,
दरमियाना है, उससे पता चल जाता है कि जलसे का मोमेंटम क्या है। जिन्ना स्टेडियम में वैसे मैक्सिमम गुंजाइश 35 की है, हाफ स्टेडियम जो है, हाफ स्टेडियम के अंदर कुर्सियां लगाई गई हैं और हाफ स्टेडियम में जगह होगी, तो वो 50,000 से ज्यादा मैक्सिमम। मैं कह रहा हूँ आप 35,000 की अगर आप कह रहे हैं ना, तो आप 25,000 और आगे लगा लें, तो जो बाहर खड़े होंगे अंदर नहीं आ सकेंगे, 50-55,000 तक ये जलसा जा सकता है। अच्छा, और ये पार्टियों के अंदर सलाहियत है। देखिए गुजरांवाला जो है, ऑपोजिशन के लाखों में है, ये लोग नजर नहीं आ रहे। नवाबजादा नसरुल्लाह से एक दफा मैंने पूछा था कि उस जमाने में आपको याद है मोची दरवाजे में जलसे होते थे, तो हमने उनसे कहा कि जलसा गाह की कैपेसिटी तो 12-13 हजार की है, आप कहते हैं लाखों का। तो उन्होंने कहा था जब जलसा गाह भर जाए ना तो फिर बस ये लाखों का ही होता है। सलमान साहब बड़ी जबरदस्त बात किया आपने, और ऑपोजिशन करती है जलसा तो वो इसको लाखों का नजर आता है, लेकिन ऑब्वियसली जो ऑब्जर्वर होते हैं वो बताते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अब सिर्फ कुर्सियों की हद तक बात नहीं होती है, उसका इम्पैक्ट और जो है वो बड़ा देर पा होता है, उसके अलावा सोशल मीडिया, तो ये तमाम बातें होती हैं, इसमें सिर्फ कुर्सियों की हद तक बात नहीं की जानी चाहिए। कुर्सी की लड़ाई जरूर होती है, लेकिन कुर्सियों की हद तक बात नहीं होनी चाहिए। एनीवेज हम ब्रेक ले रहे हैं, फिर आते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जहां सियासी पारा बढ़ रहा है, वहीं पर एक और ग्राफ भी बढ़ रहा है, जिससे तशवीश बढ़ना शुरू हो गई है कि मुल्क भर में कोरोना का अगर जिक्र करें तो केसेस की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है, और ओवरऑल परसेंटेज जो है, जिसका एतराफ़ कल असद उमर साहब ने भी किया कि ये अब 2 पॉइंट्स से क्रॉस कर गई है परसेंटेज। दैट मीन्स कि सेकेंड वेव जो है वो पाकिस्तान में भी आ गई। अल्लाह ना करे कि उसका इम्पैक्ट पहले की तरह का हो, लेकिन गवर्नमेंट ने ये इंदिया जरूर दे दिया है कि सख्त इकदाम किए जा सकते हैं। बिल्कुल, और वो किए भी जाने चाहिए, क्योंकि 659 केसेस नए नजर आए और उसके बाद 7 अफराद इसकी वजह से इंतकाल भी कर गए। कोरोना से इंतकाल करने वालों की जो ये नंबर्स है गुज़िश्ता चंद महीनों में बढ़ती जा रही है। देखा गया कि 2 महीने बड़े नॉर्मल रहे हैं, लेकिन अब नंबर्स एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना वायरस के सूरत से मुतालिक नए इदाद शुमार भी जारी किए, और ऑब्वियसली जिस तरह से हमने बताया कि 50 रोज़ में सबसे ज़्यादा शरह आखिरी बार इतनी शरह 23 अगस्त को देखी गई है, और जो इंतकाल करने वालों अफराद की तनासब है वो भी 11% है। दैट मीन्स ये प्रॉब्लम है, और ये हमें देखना होगा कि आइंदा चंद दिनों में किस तरह से देखा जाता है सिचुएशन, कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये सेकेंड वेव किन वेव कहा जा रहा है जो एकदम से एस्केलेट किए हैं केसेस, क्या हम तैयार हैं? खुदा ना खास्ता, बिल्कुल दुआ तो ये है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह से महफूज रखे, लेकिन नंबर्स अलार्मिंग हद तक अब थोड़ा बढ़ना शुरू हो गए हैं। जी देखिए, थोड़ा इस दफ़ा सूरत हाल हमारे लिए काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट है। आपको याद है जब लास्ट टाइम केसेस बढ़ रहे थे तो उस वक़्त जनरल लॉकडाउन चल रहा था जी, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो थी बंदिश थी, उस पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद थे, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, हमारे जो ऑफिसेज हैं पब्लिक सेक्टर के भी और प्राइवेट सेक्टर के भी, उसमें भी कुछ बंदिशें थी। टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड थे कि दिन में कितनी देर के लिए दुकानें या शॉपिंग मॉल्स वगैरह खुलेंगे, कुछ अर्से के लिए शॉपिंग मॉल्स भी बंद रहे। उस दरमियान में हमने देखी वो स्पाइक। अगर आप आजकल की बात करें तो आजकल हम तकरीबन नॉर्मल जिंदगी पे आ चुके हुए हैं। कॉन्ग्रीगेशंस भी हो रहे हैं, शादियां भी हो रही हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी खुल गए हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ इस वक्त ये थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग होगा हमारे लिए, क्योंकि दुनिया भर में अब सोच ये क्रीपिंग कर गई है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और एसओपीज के साथ जो है वो इस चैलेंज को निपटना है, और विच इज द राइट वे ऑल्सो, क्योंकि इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है सारी चीजों को बंद कर देना। एट द सेम टाइम लोगों का बहुत ज्यादा ताउन रिक्वायर्ड है। हमें ये जो दूसरी अप्रोच है जिसमें हमने जिंदगी भी गुजारनी है और एहतियात भी करनी है, इसमें बहुत ज्यादा ताउन हमें लोगों का चाहिए। तो हम बिल्कुल ताउन चाहिए लोगों का। इस वक्त जो आपने जिक्र किया ताउन चाहिए लोगों को, ऑब्वियसली इसके लिए प्लान बनाना चाहिए, और इससे पहले कि ये लेट हो जाए, मजीद कुछ मामला तो ख़राब हो जाए, ऑलरेडी कोई प्लान ऐसा बनाया गया है, क्योंकि जो परसेंटेज बता रहे हैं गुज़िश्ता 2 महीनों में, आपने भी जिक्र किया, असद उमर साहब ने भी जिक्र किया, बड़ी है। फिर इवेंट्स आपने खुद बताया कि हो रहे हैं नॉर्मल ज़िंदगी में लाते हुए, ज़िंदगी मईशत चलते हुए कैसे मैनेज करना है, वो मेक श्योर कैसे करना है, उसके लिए कोई प्लान है? देखिए, अभी तक हमने पाकिस्तान की जो प्लानिंग है वो इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज की जा रही है, एक्नॉलेज की जा रही है। अभी तक हमने जितनी भी एक्टिविटीज स्टार्ट की हैं या खोली हैं, वो बाकायदा एक सेट ऑफ एसओपीज और एक इंस्ट्रक्शंस के साथ खोली हैं। ऐसा नहीं हुआ कि हमने केसेस नीचे हुए तो चीजें खोलनी शुरू कर दी। एक एक एक्टिविटी की एसओपी बनाई गई। अब होता यह है कि जब आप एसओपी बनाते हैं
तो सबसे पहला पार्ट तो होता है कि आपने एसओपी बना ली। दूसरा पार्ट ये होता है कि आपने वो लोगों को डिसेमिनेट कैसे की और फिर क्या उन लोगों को ट्रेन भी किया उसके लिए, और फिर उसके बाद आपने ये भी देखना है कि क्या वो एसओपीज जो हैं उन पे कितनी देर तक अमल दरामद हो रहा है। सो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये साथ साथ चलती हैं। अब होता यह है कि शुरू में तो लोग अमल दरामद करते हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता कंप्लेसेंसी आ जाती है और वो जो इम्प्लीमेंटेशन है या जो कंप्लायंस है उसका लेवल ड्रॉप होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फिर अब हमें नजर आ रहा है कि जो है वो केसेस की तादाद बढ़ रही है। सो दिस इज काइंड ऑफ एक ऐसी सिचुएशन है, कोई एक ऐसी एसओपी नहीं है जो हमने नहीं बनाई। आप देख लें स्कूल्स के हवाले से, आप देख लें कांग्रीगेशंस के हवाले से, शादी हॉल्स के हवाले से, जिम्नेजियम्स के हवाले से, यानी कि हमने कोई लगभग 30 से ज्यादा एसओपीज बनाई। और हमारी एसओपीज बनाने का जो तरीकेकार है वो एक्सपर्ट्स हैं जो हमारी एसओपीज बनाते हैं और वो क्लोज टू रियलिटी होती है, यानी कि ऐसी एसओपीज नहीं है जिन पे अमल दरामद नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, बड़ा फोकस्ड होकर वो एसओपीज को बनाया गया है, वो चाहे बुकलेट्स की मद में हो, वो चाहे पैम्फलेट्स की मद में हो। और हम, आपको याद है वो एक कलरफुल बुक जो आपने बनाई थी बच्चों के लिए, आई वाज सो एक्साइटेड टू हैव दैट, वो इतनी मजेदार थी और उसके साथ इन्फॉर्मेशन भी जा रही थी। लेकिन अब अगर हम जिक्र करें कि सब कुछ तो खुल गया है और कल वफाकी हुकूमत की तरफ से कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन आया है कि शायद दोबारा लॉकडाउन तो नहीं लगने लगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि सख्त इकदाम हो सकते हैं अगर ये नंबर बढ़ता गया। आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा स्टेप दोबारा भी हो सकता है, वो चाहे माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन हो या लॉकडाउन हो, दोबारा कहीं हमें वापस तो नहीं जाना पड़ेगा टाइम रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर, डेज रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर, गैदरिंग रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर? देखिए, मैं बिल्कुल बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये बात, विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स, ये बात आपको बताता हूँ। देखिए, अगर खुदा ना खास्ता केसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो फिर तो बंदिश होगी। इवेंचुअली हमें ह्यूमन लाइफ्स को बहरहाल बचाना है। हमने जो स्ट्रेटजी इस वक्त बनाई है वो ये बनाई हुई है कि जब केसेस थोड़े हैं तो हम इंडिविजुअल केसेस को माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन्स की शक्ल में बंद करते हैं, यानी कि उनको आइसोलेट करते हैं। जब ये बढ़ेंगे तो फिर हमें करेक्टिव मेजर्स डेफिनेटली लेने पड़ेंगे। अभी अगर आप देखेंगे इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर करेक्टिव मेजर्स जो है वो लिए जा रहे हैं। शादी हॉल्स जहां पर कंप्लायंस नहीं हो रही उनको बंद किया जा रहा है, शॉपिंग सेंटर्स जहां पे कंप्लायंस नहीं हो रही उनको बंद किया जा रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जहां से केसेस आ रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है, क्लासरूम्स जहां पे केसेस आ रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है। सो इंडिविजुअल लेवल पे करेक्टिव मेजर्स जो है वो लिए जा रहे हैं, बट अगर इसका रिजल्ट डेफिनेटली नहीं आया तो इवेंचुअली वो जो सख्त इकदाम हैं जिनमें से हम पहले गुजरे हैं वो हमें लेने पड़ेंगे ह्यूमन लाइफ्स को बचाने के लिए। एट द सेम टाइम आप ये भी बात ध्यान में रखें कि जब हम ये करेक्टिव मेजर्स लेते हैं या ये बंदिशें करते हैं तो इसका एक मकसद ये होता है कि हम अपना जो कर्व है उसको फ्लैटन करें, ताकि हमारी जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर आए जो वो सस्टेन कर सके। हमने जब मई जून के अंदर देखा तो आपने देखा कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो स्ट्रेच हो गई। हमने वो जो कैपेसिटी अपनी अचीव की थी उस कैपेसिटी को अभी हमने जाया नहीं किया। हमें मतलब तैयारी तो कैप्टन साहब इसका मतलब है कि हमारी है, दोबारा से फंक्शनल कर दिया है। जी कैप्टन साहब, तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है, आपके डिपार्टमेंट ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने भरपूर इस पर काम किया है और तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह। केसेस कम है, ना बढ़े, इसके लिए भी तैयारी आप कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात ये बताइएगा, जो रेशो है, जो केसेस की रेशो है वो किस तरह से चल रही है इस वक्त, क्या परसेंटेज में कितना इजाफा हुआ? क्योंकि ये भी हमने देखा कि यूरोप में जो केसेस दोबारा आए हैं, जो सेकंड वेव आई है, खुसूसन इंग्लैंड और फ्रांस के अगर जिक्र करें तो वो ये कहा जा रहा है कि जो सेकंड वेव है वो इतनी फेटल नहीं है, केसेस ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन इतनी फेटल नहीं है। इस हवाले से कोई स्टडी हुई है? अच्छा, मैं अब जो फेटल जो है वो किसको किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं वो बेसिकली बुनियादी तौर पर फेटेलिटी रेट के हवाले से है कि हम बात पहले कितनी हुई और अब कितनी। तो देखिए, ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है वो बेहतर हुई है। लेकिन ये इसमें कोई मुजाहिका नहीं है ये बात कहने में कि जब शुरू में ये वबा आई तो बहुत ज्यादा हमारी जो क्लिनिकल साइड थी वो इसके लिए गेड अप नहीं थी, बहुत ज्यादा चीजें लोगों के इल्म में नहीं थी। अब हिट एंड ट्रायल के साथ बहुत सारी दवाइयां यूज करके डॉक्टर्स ने जो हमारी क्लिनिकल साइड है उसमें इंप्रूवमेंट लाई है। बट एट द सेम टाइम अगर आप यूरोप की सेकंड वेव देखें, इवन ब्रिटेन में, इवन अगर आप ईरान की मिसाल ले लें, तो जो सेकंड वेव है वो पहली वेव से ज्यादा बड़ी है। यानी कि फर्स्ट वेव में जितने उनके रोजाना केसेस आते थे, सेकंड वेव में उससे ज्यादा केसेस अब आ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये बात दुरुस्त है कि फेटेलिटीज कम हो रही हैं। इसकी 2-3 रीजन हो सकती हैं, एक्सपर्ट्स इसके ऊपर देख रहे हैं। इसकी ये रीजन है कि जो दूसरी स्ट्रेन जो नई आई है वो इतनी फेटल नहीं है, या इसमें ये भी हो सकता है कि जो इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है कम्युनिटी का वो बेहतर है। इसमें अभी कबल अज वक्त है ये कुछ भी कहना, हम ये नहीं कह सकते, ये नहीं कंप्लेसेंट हो सकते कि जो हमारी सेकंड वेव है वो इतनी फेटल नहीं होगी। आप ये देखें कि हमारी फर्स्ट वेव इतनी फेटल नहीं थी,
सो वी कांट रियली से कि हमारी सेकंड वेव बट हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वहां तक बिल्कुल सोचने पे भी ना जाने दे कि हम उस चीज से बचे ही रहें। कैप्टन साहब, आपको याद होगा कि हम लोगों को जब कोई बार बार रिमाइंड नहीं कराता ना तो चीज तो हम भूलते जाते हैं। अब मास्क का इस्तेमाल इन जनरल देखें तो कम होता जा रहा है, लोग अब इसको ईजी लेना शुरू हो गए। आपने कहा कि नॉर्मल हम वापस आ गए हैं अपनी उस रूटीन की तरफ। अब SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, गैदरिंग्स बहुत बड़ी भी हो रही हैं। क्या आपको लगता है, खुदा ना खास्ता, इट्स हाईली नॉन पॉलिटिकल क्वेश्चन फॉर यू, मैं कोई पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं डिस्कस कर रही, लेकिन जनरली गैदरिंग्स इतनी ज्यादा हो रही है कि आपको लग रहा है कि केसेस इससे ज्यादा खुदा ना खास्ता बढ़ ना जाए कहीं? देखिए, मैं बिल्कुल, हमने तो कैंडिड बात करनी है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये बात हर वक्त, जब भी आप देख लें, जब से ये काम स्टार्ट हुआ है जनवरी से हमारी एडवाइजरीज जो है वो निकलनी शुरू हुई हैं और हमने पहले दिन से गवर्नमेंट को ये एडवाइजरीज दी हैं कि क्या करेक्टिव मेजर्स या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। बट एट द सेम टाइम एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव है जिसके तहत ये सारी की सारी जो है डिजीज जो है उसको फाइट किया जा रहा है। आप एक बात जहन में रखिए, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कल को फाइनेंशियली हर बंदे ने हिट होना है। हमने मई जून में देखा कि जब ये सारा का सारा एक जनरल लॉकडाउन चल रहा था, इकोनॉमी इफेक्ट हुई भी थी, तो हर शख्स उससे मुतासिर हुआ था। जो रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, जिन्होंने रोजाना अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए। तो हमें ये बात लोगों को रियलाइज करानी है कि आपने जिक्र किया है कि ये बात लोगों को रियलाइज करवानी है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता वो दोबारा सूरत हाल आ सकती है जहां पर ये इस तरह की बंदिशें लगानी पड़ेंगी ह्यूमन लाइफ्स को बचाने। साहब, ये जो आपने जिक्र किया है SOPs को फॉलो करवाना है, इसके लिए मदद ली जानी थी टाइगर फोर्स की। इमरान खान साहब का ये विजन था कि टाइगर फोर्स आएगी और आकर फील्ड में वो आपकी मुआवनत करेगी, लेकिन देखा गया कि टाइगर फोर्स के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो डिमांड्स कर रहे हैं कि उनको उस तरह से यूज नहीं किया जा रहा। कुछ कार्ड प्रोटेस्ट हुआ और उस प्लेकार्ड पे लिखा था हेल्थ डिपार्टमेंट हमें कार्ड्स दें, असाइनमेंट्स दें। इस पर क्या सिचुएशन है, कुछ डेवलपमेंट हुई? देखिए जी, ये कंप्लायंस में पहले भी मैंने आपसे गुजारिश की है, मैं दोबारा भी ये गुजारिश करूंगा। देखें, यहाँ मामला ये है कि हमें हर सोसाइटी के शख्स से ताउन दरकार है। हम उस हर सोसाइटी के शख्स के ऊपर कोई रजाकार या कोई पुलिस वाला या कोई फोर्स खड़ी करके कंप्लायंस नहीं करवा सकते। हमारे पास इतने लोग नहीं। हमें तो बुनियादी तौर पर लोगों का ताउन चाहिए। अगर मैं खुद से घर से निकलते वक्त मास्क पहन के नहीं निकलना चाह रहा तो मुझे जब तक कोई शख्स पकड़ेगा नहीं है, चेक नहीं करेगा, क्या हम हर शख्स को चेक करने के लिए एक सिपाही खड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक। तो हमें तो बेसिकली लोगों को ये रियलाइज कराना है कि अगर हमें इस बीमारी से बचना है खुद भी और अपने प्यारों को भी बचाना है, तो ये हमारी बेसिक ड्यूटी है। बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त बात की आपने कैप्टन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह ना करे कि हमें दोबारा उस सिनेरियो की तरफ जहां पर कोरोना से बचने के लिए शायद लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। बट वहीं पर जैसे अभी टाइगर फोर्स का जिक्र हुआ कि पहले तो अबूजर मैं और आप यही परेशान होते थे कि टाइगर फोर्स है किधर। अब टाइगर फोर्स खुद ही निकलकर बाहर आ गई है कि हम घरों में बैठे हैं, हमें कोई काम नहीं करा, हमें इस्तेमाल किया जाए। और ये देखिए किस तरह से उन्होंने एहतजाज किया है और कहा गया है कि हमें कार्ड दिए जाएं, हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए, क्योंकि हम लोग रेडी हैं। वॉलंटियर्स थे ये, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये ऐलान किया था कि ये टाइगर फोर्स होगी, कोरोना के दिनों में लॉकडाउन में लोगों की मदद करेगी, वहाँ पर लोगों को फूड पहुँचाएगी, इसके साथ साथ वहाँ पर हेल्प करेगी और मार्क करेगी कहाँ पर वायलेशंस हो रही हैं। ये सारा काम हुआ होगा, कहीं ना कहीं हुआ होगा। अच्छा, लेकिन अब इनका इशू ये है कि जब हम इस स्टोरी को डिस्कस भी कर रहे थे कि इनका मुतालिबा ये है कि इनको असाइनमेंट्स नहीं दी जा रही, वो चाहे टाउन हॉल की तरफ से हो, वो चाहे DC ऑफिस की तरफ से हो, वो चाहे पुलिस की तरफ से हो या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हो। अब वो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने मजीद जिम्मेदारियां भी डालनी है, ईयर एंड आइज बनाना है पूरे मुल्क में। कल कन्वेंशन भी है टाइगर्स का, लेकिन उससे पहले क्या टाइगर फोर्स को वो असाइनमेंट्स असाइन की जा रही हैं या नहीं? अपने तौर पर तो नहीं एक बस निकल गए और काम कर लिया, जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि until and unless you have a card or any identity to prove that you are part of Tigers Force, आप कैसे मेक श्योर कर सकते हैं, वो चाहे महंगाई की बात हो या कोरोना SOP को फॉलो कराने वाली बात हो। अच्छी बात है कि वॉलंटियर्स इतने परेशान है कि कुछ करना चाहते हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं कि हमें इस तरह हमें हमारा यूज किया जाए, हम लोग इसीलिए रजिस्टर हुए थे। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये चीज बहुत ज्यादा है। खुश हूं कि इस प्रोटेस्ट में सही मुझे कुछ टाइगर्स फोर्स नजर तो आई, कुछ लोग नजर तो आए जो टाइगर्स फोर्स का
तस्वीरें मैंने देखी वैसे सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं 5-7 नजर आते हैं, लेकिन लाखों हजारों की तादाद में ये जो रजिस्टर हुए हैं, ऑब्वियसली इनका असल बात है रजिस्टर कराना। तो हर शख्स, हमने भी रजिस्टर करवा लिया, हमारी कोशिश थी कि हम भी रजिस्टर हो जाएं कि अगर किसी की मदद करनी है तो हम वहाँ पर अवेलेबल हों। लेकिन बात फिर वो ये मैकेनिज्म क्या बनाया गया है। अभी कैप्टन उस्मान साहब ने भी कहा कि हमें लोग तो चाहिए, हमें हेल्प तो चाहिए, और ऑब्वियसली उसके लिए चाहे टाइगर फोर्स हो चाहे एक आम शहरी हो, उसकी हेल्प तो चाहिए होती है, क्योंकि आपने जाकर लोगों को निशानदेही करवानी होती है। लेकिन बाय फोर्स आप कुछ भी नहीं कर सकते। बाय फोर्स आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर ये भी एक मसला पैदा हो जाता है अबूजर, और आपको याद होगा कि अगर इन टाइगर फोर्सेस को, ये तमाम टाइगर्स फोर्स को आपने कहीं असाइन करना है तो क्या आपको उनका यूनिफॉर्म बनाकर देना पड़ेगा, क्या कार्ड बनाकर देना पड़ेगा। और ये अगर आप कर देते हैं तो फिर माजी की इतनी बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन या एडहॉक के मुलाजिमीन जब परमानेंट नहीं होते तो वो एहतजाज शुरू कर देते हैं। तो मैं फोर्स ही करते हुए कहीं ना कहीं अबूजर ये सोच रही हूँ कि कहीं कल को ये ना हो कि हमें सैलरी भी देना शुरू कर दें। बेसिकली कार्ड, वर्दी और फिर पे। एनीवेज देखते हैं कि ये क्या प्लान क्या है। तो डॉक्टर तहसीन ज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं टाइगर फोर्स की, उनसे हम जान लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लाहौर की कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे हम जानते हैं क्या मामला है। डॉक्टर साहबा, आप टाइगर फोर्स का हिस्सा हैं, इशू क्या है, एहतजाज क्यों किया गया था? जी डॉक्टर तहसीन, आप तक आवाज आ रही है? राब्ता दोबारा करेंगे उनसे हम, क्योंकि सिग्नल्स नहीं ठीक तरह से कनेक्ट हो पा रहे हैं। लेकिन ये वाला जो प्लेकार्ड था वो आपने देखा, प्राइम मिनिस्टर साहब आपके टाइगर्स रुल गए। तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के टाइगर्स रुल गए तो फिर आम आदमी नहीं। वैसे मुझे बताएं कि टाइगर फोर्स क्यों रुल गया, मतलब रजिस्टर होकर वॉलंटियर बुलाएंगे तो चले जाएं, अगर नहीं बुलाते तो फिर घर बैठे रहे वॉलंटियर्स का। तो ये सोच रही थी कि मतलब मुझे इस वजह से कार्ड की समझ नहीं है कि रूल कैसे गए, आपको बुलाकर ये कहा गया असाइनमेंट्स नहीं दी जा रही, रज़ाकार कह रहे हैं कि हमसे काम नहीं लिया जा रहा, वो काम करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, रुलने तो नहीं ना, रुलना इतनी बुरी बात नहीं है, बड़ा हार्श वर्ड है। रुलना होता है कि बुला के, भाई मैं नहीं कह रही, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? दिखाएं वो बैनर दोबारा, मैं नौमान प्लीज वो दोबारा दिखाएं जिसमें लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब आपके टाइगर्स रुल गए। ये मैंने नहीं कहा अबूजर, ये टाइगर फोर्स का एक जवान रज़ाकार खुद पकड़ के खड़ा है। फिर कह रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट टाइगर फोर्स के कार्ड बनाओ, टाउन हॉल कार्ड बनाकर दो। कोई था वादा ऐसा ताकि रिप्रेजेंटेशन कर सकें? अगर उनको कोई टास्क दिया जाता है तो आइडेंटिफिकेशन तो होनी चाहिए ना, कि ये देखे ना, वो उन्होंने खुद पकड़ा हुआ है, मेरे से मत लड़े। मतलब रूले कहाँ पर हैं, मुझे समझ नहीं आई, नजर ही नहीं आते आपको तो। तो इसीलिए बेचारे परेशान है ना। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा से हमारा राब्ता हुआ है ताकि हम उनसे उनका मुतालिबा ऑन अ सीरियस नोट जान सकें। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेरी सॉरी, सिग्नल्स की वजह से आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। ये जो प्रोटेस्ट किया गया, क्या मुतालिबात हैं, क्यों जरूरत पेश आई टाइगर्स फोर्स को प्रोटेस्ट करने की? वालेकुम अस्सलाम। दरअसल बात यह है कि प्रोटेस्ट जो ये कहा जा रहा है कि खान के अगेंस्ट किया गया, ऐसा कुछ सीन नहीं था। प्रोटेस्ट दरअसल महबूब के और जिला इंसानिया के अगेंस्ट किया गया। खान साहब का टाइगर फोर्स को बनाने का जो ख्याल था, बसीरत ही बहुत आला है। दुनिया भर में ऐसा होता है कि जब कोई कुदरती आफत आती है तो रज़ाकारों को मुतहरिक कर देते हैं। खान साहब ने भी कुछ ऐसा किया, कोई बहुत गलत तो नहीं किया, बहुत अच्छा किया। क्योंकि मैंने पूरी की पूरी लाहौर की टाइगर फोर्स का काम किया तो लड़के बहुत बेलौस और दयानतदार हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। लेकिन बदनसीबी ये है कि सिर्फ 10% तमाम महकमों ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, पुलिस ने, जिला इंतजामिया ने, हेल्थ वर्कर्स ने सिर्फ और सिर्फ 10% लड़कों को फाल किया हुआ है। 90% लड़कों को यह क्या घर बैठा दिया, अपना शनाख्ती कार्ड दे जाएं, अपना फोन नंबर दे जाएं, हम आपको बुला लेंगे। आज 5 माह हो चुके हैं, किसी को बुलाया नहीं गया। आला इंतजामिया की मीटिंग होती है, मैंने खुद मीटिंग अटेंड की डीसी ऑफिस में और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, लेकिन वो सिर्फ कहने से आपने कहा कि बुलाया नहीं गया। यहाँ पर इशू बुलाने ना का है कि कार्ड जारी नहीं हुए हैं, वर्दियां नहीं मिली हैं, ये भी इशू था। ये भी सुनने में आया कि रुल गए, रुले कैसे गए? डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया, इस बारे में बताएं। टाइगर को तो खान साहब ने भेज दिया कि जाएं आप जाके जो है काम करें, लेकिन जो इदारे हैं